हाँ जी, लास्ट में कहाँ तक कंप्लीट हो गया था अपना? अरावली कंप्लीट हो गया, क्वेश्चंस पे चल रहे थे अपन। अच्छा, लास्ट में क्वेश्चन कर रहे थे अपन नॉर्थ वेस्ट डेजर्ट को लेकर, यही था। डेजर्ट के जो दो मेन पार्ट थे, यानी एरी डेजर्ट और सेमी एरी डेजर्ट। इसमें एक क्वेश्चन इन दोनों से रिलेवेंट बचा हुआ था, डिफरेंस बिटवीन एरिड एंड सेमी एरिड डेजर्ट। राजस्थान के शुष्क एवं अर्ध शुष्क मरुस्थल में अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, बातें नहीं करें, जो स्टूडेंट बैठे हैं वो लाइन नंबर 5 सामने लिखिएगा। शुष्क एवं अर्ध शुष्क मरुस्थल में अंतर, डिफरेंस बिटवीन एरिड एंड सेमी एरिड डेजर्ट। एसी ऑन करवाएं, एक बार देख लेना, कर देना इसमें। शुष्क एवं अर्ध शुष्क मरुस्थल में अंतर, डिफरेंस बिटवीन एरिड एंड सेमी एरिड डेजर्ट। तो इन दोनों भागों में किस बेसिस पे डिफरेंस या अंतर हम कर सकते हैं? तो अंतर का एक बेस तो ये हो सकता है कि इन दोनों के जो डेफिनेशन है रेनफॉल को लेकर, यानी जो एरिड वाला जो पार्ट है, शुष्क मरुस्थलीय भाग है, उसके डेफिनेशन में, और सामने वाला जो भाग है सेमी एरिड डेजर्ट, उन दोनों को डिफाइन करने का जो मेन बेस है वो रेनफॉल, वर्षा की मात्रा। तो इसमें एरिड में वर्षा की मात्रा कितनी है? 0 से 25। सेमी एरिड में डबल है, 25 से 50 सेंटीमीटर। वर्षा की मात्रा के बाद में इसको स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग, अध्ययन की दृष्टि से, इसको 2 भागों में बांटा गया है और इसको 4 भागों में, जो भी नाम है इनके, विदाउट सैंड ड्यून और विद सैंड ड्यून। और इसमें जो लोनी बेसिन, नागौरी अपलैंड, शेखावाटी और घग्गर बेसिन, जो चारों नाम है वो लिखने इसमें। स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू के बाद में इसमें एरिया, तो अपना जो डेजर्ट है उसका टोटल एरिया 1,75,000, तो जिसमें एरी डेजर्ट का एरिया ज्यादा है, 1,00,000 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर, और बचा हुआ जो सामने वाले का भाग है 75,000 वर्ग किलोमीटर। और दोनों भागों में जो बेसिक डिफरेंस है वो अपन जो ज्योग्राफिकल पॉइंट हैं जिनको लेके लिख सकते हैं, जैसे यहाँ का जो क्लाइमेट है या जलवायु है। तो एरी डेजर्ट की क्लाइमेट है वो वैसे तो शुष्क जलवायु है, जिसको कोपेन के वर्गीकरण में BW, HW से इंडिकेट किया जाता है। ये 2 स्मॉल लेटर हैं और आगे वाले 2, सॉरी, कैपिटल लेटर हैं और आगे वाले स्मॉल लेटर। नेक्स्ट में है BSHW, यानी जहाँ छोटी घास पाई जाती हैं और इसमें कंटीली वनस्पति पाई जाती है, जिसको हम कहते हैं मरुद्भिद या जीरोफाइट। तो नेक्स्ट में क्लाइमेट के बाद में वेजिटेशन या वनस्पति को लेके बेस, इस बेस को लेके, तो यहाँ पे होती है जीरोफाइट। जीरोफाइट का मीनिंग मरुद्भिद वनस्पति या मरुस्थलीय वनस्पति, जो थोर्नी प्लांट्स होते हैं, कंटीले पादप होते हैं, जिनकी रूट्स या जड़ें गहरी हों, छाल मोटी और पत्ती छोटी और कंटीली होती हैं। तो जो थोर्नी प्लांट होते हैं उनको कहा जाता है जीरोफाइट, कंटीले पादप। जबकि इस साइड में छोटी वनस्पति पाई जाती है, छोटी घास के मैदान, जिनको जनरली अपन स्टेपी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ स्टेपी घास के मैदान है, स्टेपी ग्रेजिंग लैंड। इसके बाद में ज्योग्राफी के जो अदर पॉइंट्स हैं, जैसे कि ड्रेनेज सिस्टम या रिवर्स को लेकर,
रिवर्स के ऊपर डिपेंड होती हैं अपनी राजस्थान की लेक, फिर अपने मिनरल्स वाले पॉइंट को लेकर, फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को लेकर, मुख्यतः पॉपुलेशन को लेकर, जनसंख्या को लेकर। अपना एक टॉपिक होता है इंडस्ट्रीज। तो ज्योग्राफी में जितने भी टॉपिक हैं उन टॉपिक के अकॉर्डिंग आप डिफरेंस लिख सकते हो। जैसे इस एरिया में रिवर्स के बारे में लिखोगे तो एरिड एरिया में रिवर्स क्या होंगे, कंपेरेटिवली कम होती हैं, तुलनात्मक रूप से कम होती हैं, जबकि इसकी तुलना में उस एरिया में ज्यादा होते हैं। वहां ज्यादातर हमने नदियों की बात की है, जैसे लूनी बेसिन, लूनी नदी। इसमें शेखावाटी इनलैंड, तो शेखावाटी इनलैंड में बात हुई थी कांतली की। घग्गर बेसिन और नागौर में भी हमने मुख्यतः झीलों की बात की है यहाँ पे भी, कि ब्राइन वाटर लेक्स। तो ब्राइन वाटर लेक्स जहाँ होती हैं, इसका मीनिंग ड्रेनेज सिस्टम वहां पे भी एक्टिव होता है। एक खारे पानी की झील अगर बन रही है तो झील बनने का मीनिंग है वहां वाटर सोर्स। तो एरिड डेजर्ट के अंदर ज्यादातर हमने ड्यून्स विदाउट सैंड ड्यून, यानी बालू का स्तूप मुक्त, सिर्फ उन पॉइंट्स के ऊपर बात की है। तो इस एरिया में ड्रेनेज सिस्टम कम होता है या वर्षा कम होती है, तो नदियां कम पाई जाएंगी, जबकि उसमें तुलनात्मक रूप से नदियां अधिक होती हैं। जहाँ नदियां कम होंगी, इसका मीनिंग उस एरिया में लेक या झील क्या होंगी, ये कम होंगे, जबकि सेमेरी डेजर्ट में अधिक। यहाँ मिनरल्स हैं वो मुख्यतः एनर्जी मिनरल्स अधिक होते हैं इस साइड में, कोयला, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। जबकि उस एरिया में, सॉरी, इसमें अधिक होते हैं, जबकि उस एरिया में तुलनात्मक रूप से कम होंगे। क्योंकि राजस्थान में कोयले का मेन जो डिपोजिशन है वो बाड़मेर की ओर अधिक है। बाड़मेर और बीकानेर जो कि एरिड डेजर्ट में आते हैं। इस एरिया में मुख्यतः पेट्रोलियम का डिपोजिशन अधिक है, नेचुरल गैस का डिपोजिशन अधिक है। तो एरिड वाला जो एरिया है वो बाकी सामान्यतः अदर सोर्स कम होते हैं या अदर रिसोर्सेज कम होते हैं, लेकिन एनर्जी मिनरल्स अधिक है। जबकि सामने वाले भाग में एनर्जी मिनरल्स क्या रहेंगे, कम। वहां जो मिनरल्स हैं वो स्टोन मिनरल्स हैं, वहां मार्बल और ग्रेनाइट अधिक मिलेगा आपको, जबकि इस साइड में एनर्जी मिनरल्स अधिक होंगे। फिर मिनरल्स के बाद में एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इस एरिया में काफी कम होती है, कृषि उत्पादकता। जबकि सेमी डेजर्ट में कृषि उत्पादकता क्या होगी, ज्यादा, क्योंकि उस एरिया में पानी अधिक है। फिर उसके बाद में पॉपुलेशन, तो इस एरिया में लॉस लेस पॉपुलेशन एंड लेस पॉपुलेशन डेंसिटी, कम जनसंख्या एवं कम जनघनत्व है। जैसे जैसलमेर, बीकानेर, ये राजस्थान के ऐसे जिले हैं जहाँ 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं, यानी पूरे 1 वर्ग किलोमीटर में 17। जबकि इस वाले एरिया में जाओगे तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो राजस्थान में इस एरिया में जनसंख्या भी अधिक होती है, पॉपुलेशन डेंसिटी भी अधिक होती है। फिर इसी के अकॉर्डिंग आगे लाइव स्टॉक या पशु संपदा के ऊपर भी लिख सकते हो, इंडस्ट्रीज के ऊपर भी लिख सकते हो। पश्चिमी राजस्थान में एरिड एरिया में पशु संपदा और मुख्यतः इंडस्ट्रियलाइजेशन कम हुआ है, जबकि अर्ध शुष्क मरुस्थल में उसकी तुलना में अधिक हुआ है। सिर्फ एक एरिड में एनर्जी मिनरल्स अधिक बताना है, और बाकी ज्योग्राफी के जितने भी जो पॉइंट्स या टॉपिक्स हैं उनको जनरली एरिड डेजर्ट में कम बताना है, जबकि सेमेरी डेजर्ट में कंपेरेटिव उसके ज्यादा बताना है। तो इसमें लिखने के लिए अपने पास बहुत पॉइंट है। ज्योग्राफी के जितने भी टॉपिक हैं उनके बेस पे लिख सकते हो। कम से कम अपने को 5 बेस पता होने चाहिए, तो बेस लगभग 4-5 बेस तो ये बता दिए, और बाकी ये टॉपिक्स हैं इनके अकॉर्डिंग लिख दीजिए। यानी कम से कम 6-7 डिफरेंस आप लिख पाओ, तो एग्जाम में यहाँ 6-7 लिखोगे तो वहां 5 याद रहेंगे। तो इस क्वेश्चन को इस बेस पे करना है आपको। ये 2-3 तो आपको पहले ऑलरेडी करवाए हुए हैं, 2-3 इसमें ये और ऐड करने हैं आपको। इसके बाद में एक कंप्लीट क्वेश्चन दे दिया जाए कि राजस्थान की मरुस्थलीय भौगोलिक विशेषताएं बताइए। तो क्वेश्चन लिखे, ये 100 वर्ड्स में लिखना है लास्ट वाला। राजस्थान के मरुस्थल की भौगोलिक विशेषताएं, लास्ट वाला लिख लिया था। हाँ, ये 50 वर्ड में, लास्ट में 100 वर्ड्स में लिखेगा। राजस्थान के मरुस्थलीय भौगोलिक विशेषताएं, डिस्क्राइब द ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, describe the geographical characteristics of northern western desert of राजस्थान। राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल की या राजस्थान के मरुस्थल की भौगोलिक दशाएं या भौगोलिक विशेषताएं। भौगोलिक विशेषताओं में राजस्थान का जो नॉर्थ वेस्ट डेजर्ट है,
उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल। उसमें स्टार्टिंग में एक तो बेसिक लाइनें लिखनी है एक दो, कि उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल को थार मरुस्थल कहा जाता है, थार डेजर्ट कहा जाता है। इस थार मरुस्थल का निर्माण टेथिस सी या टेथिस सागर पर हुआ है, जो आपको लिखवाया हुआ है स्टार्टिंग के अंदर। और इसका जो निर्माण काल है वो मुख्यतः कौन सा है? मेनली ट्रसरी काल में हुआ। आगे भले ही प्लीस्टोसिन नहीं, मेन ये जो है ट्रसरी एज, इसके बारे में लिखना है। तो एक तो ये बेसिक लाइन है स्टार्टिंग की दो, इसके बाद में इसका जो विस्तार वगैरह उसको स्किप कर दो, बाद में सीधा डायरेक्ट इसके अध्ययन पे आ सकते हो आप। कि राजस्थान में जो मरुस्थल है उसको अध्ययन की दृष्टि से मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, जिसमें एक तो एरी डेजर्ट यानी शुष्क मरुस्थल, और दूसरा सेमी एरिड डेजर्ट। अब जो एरी डेजर्ट वाला पार्ट है, ये वाला हिस्सा जिसके दो भाग हैं, तो एरी डेजर्ट में लिख दीजिए, एक तो इसका मीनिंग लिख दो। इसका मीनिंग क्या होता है? 0 से 25 सेंटीमीटर। और इस भाग को पुनः दो भागों में बांटा गया है। दो भाग में एक में लिख दीजिएगा बालू का स्तूप मुक्त विदाउट सैंड ड्यून रीजन, बालू का स्तूप मुक्त, और आगे डैश करके लिख देना हमादा। ब्रैकेट में लिख दीजिएगा पत्थर वाला मरुस्थल। दूसरे हैं बालू का स्तूप युक्त विद सैंड ड्यून रीजन। बालू का स्तूप युक्त है, उसमें डेफिनेशन लिखनी है कि पवन के द्वारा मिट्टी के निक्षेपण से निर्मित बालू का स्तूप। फिर उनके कुछ एग्जाम्पल आपको डालने हैं यहाँ पर, यानी कौन कौन से ड्यून्स हैं जो राजस्थान में फेमस हैं। ड्यून्स को डिस्क्राइब नहीं करना है। इसका मीनिंग है कि एग्जामिनर को समझ में आ जाए कि जो एरी डेजर्ट है उसका एक भाग तो यह है विदाउट सैंड ड्यून, और विदाउट सैंड ड्यून हमादा कहलाता है। ब्रैकेट में इसका मीनिंग लिख देना पत्थर वाला मरुस्थल। इसका मीनिंग ये पत्थर है, इसका यहाँ पे क्या है? बालू का स्तूप मुक्त। अब ये विद सैंड ड्यून है, विद सैंड ड्यून क्यों है? बिकॉज विंड्स डिपॉजिट ऑफ सॉइल देन फॉर्म्ड स्ट्रक्चर इज नॉन एज सैंड ड्यून। एग्जाम्पल जो भी आपको 7-8 बताए हुए उनमें कोई भी 2 या 3 एग्जाम्पल लिख दीजिएगा। जबकि इस साइड में ये वाला भाग, इसमें वर्षा की मात्रा कितनी रहेगी? 25 से 50। अध्ययन की दृष्टि से इसको 4 भागों में, 4 भागों के यहाँ नाम लिख दीजिएगा लूणी बेसिन, नागौरी अपलैंड, शेखावाटी, घाघर। अब लूणी बेसिन क्यों फेमस है? तो इसमें एक तो लिख दो नेहरड्रन और एक लवणीय पादप। पॉसिबल हो कि डिस्ट्रिक्ट लिखे जा सकते हैं, तो नेहरड्रन के ब्रैकेट में जालोर, लवणीय पादप के ब्रैकेट में बालोत्र। फिर नेक्स्ट नागौरी उच्च भूमि, तो नागौरी उच्च भूमि खारे पानी की झील, ब्राइन वाटर लेक्स, और एक दूसरा है कुबड़ पट्टी। शेखावाटी, जोहड़, सर, तोरावाटी और बीड़। केवल इन शब्दों के नाम लिखने हैं। और यहाँ अगर एक स्पेस एक लाइन का और निकाल पाओ तो जोहड़ के आगे ब्रैकेट में लिख देना रो वेल्स ऑफ वाटर, पानी के कच्चे कुएं। सर के ब्रैकेट में टैंक या तालाब। तोरावाटी के आगे ब्रैकेट में कैचमेंट एरिया ऑफ कांतली रिवर। और उसके बाद में घग्गर बेसिन, तो घग्गर बेसिन में एक तो आएगा काठी या बग्गी, काठी या बग्गी ब्रैकेट में लिख देना लोमी एंड फर्टाइल सोइल, चिकनी एवं उपजाऊ मिट्टी। और एक दूसरा नाली, तो नाली या पार्ट ब्रैकेट में हनुमानगढ़ में घग्गर का क्षेत्र या कैचमेंट एरिया। तो इस तरीके से इस साइड में आप जो लिख रहे हो 3 या 4 लाइनों में, या ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 लाइनों में, ये इस साइड की 5 या 6 लाइनों से बैलेंस होने चाहिए, क्योंकि इस साइड में पॉइंट्स कम है। तो इनको थोड़ा सा डिस्क्राइब करके लिख दीजिए। अब राजस्थान का एरिड और सेमी एरिड पार्ट है, इन दोनों में किस प्रकार की तो क्लाइमेट है अपने, तो दोनों में क्लाइमेट अभी बताई है मैंने आपको, BW, HW और BSSW। ये जो नाम है ये अपने आप में क्लाइमेट के नाम भी है। एरिड और अर्ध सेमेरिड टाइप क्लाइमेट पाई जाती। क्लाइमेट के बाद में इन क्षेत्रों में मुख्यतः मिनरल्स या खनिज किस प्रकार के हैं, तो अभी आपको बताए थे कि एनर्जी मिनरल्स यानी पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, और उस साइड में मुख्यतः स्टोन, मार्बल और ग्रेनाइट। उन दोनों को मिक्स करके लिख दीजिए, क्योंकि अब आप डेजर्ट के बारे में लिख रहे हो, दोनों में डिफरेंस नहीं लिख रहे, तो दोनों साइड के मिनरल्स लिख सकते हो। मेनली वेजिटेशन या वनस्पति, तो वनस्पति में लिख सकते हो जीरोफाइट एंड स्टेपी टाइप वेजिटेशन आर फाउंड इन डेजर्ट रीजन, यानी ये दोनों प्रकार की वनस्पतियां होती है, मरुदभिद और
स्टेपितुले नहीं, स्मॉल ग्रासेज होती, इनको लेकर। इसके बाद में ड्रेनेज सिस्टम या रिवर्स को लेकर लिख सकते हो कि इस क्षेत्र में जो मुख्य नदियां हैं उस साइड में नाम आ रहे हैं, मुख्यतः लूनी, शेखावाटी वाले एरिया में कांतली और घग्गर, इस क्षेत्र में प्रमुख रिवर बेसिन्स है, तो रिवर्स के एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। और एक लेक्स वगैरह अगर लिखना चाहो तो डेजर्ट में मुख्यतः खारे पानी की झील अधिक पाई जाती है, जैसे नागौर। तो नागौर में धीरे धीरे एग्जाम्पल आपके सामने आ जाएंगे। नागौर से जैसे जो भाग अलग हुआ ना, डेडवाना कुचामन, वो भी अपने आप में लेक है। डेडवाना कुचामन, एक जयपुर के पास में जो झील है जो नागौर के टच में है, सांभर, वहां पे एक लेक और आती है नावा। बीकानेर में एक आती है लूणकरणसर, जोधपुर में एक आती है फलोदी, बाड़मेर में बालोतरा वाले हिस्से में एक आती है पचपदरा। तो बहुत सारे खारे पानी की झीलें, इन्हीं भी 2 या 3 के एग्जाम्पल लिख दीजिए। तो इसका मीनिंग है ये ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। एक सोइल के बारे में लिखना चाहें तो स्टार्टिंग में बताया हुआ है, डेजर्ट में मेनली सैंडी सोइल या बलुआ मिट्टी पाई जाती। तो इन बेसिक जो डिवीजन है, इनके बाद में वो कुछ पॉइंट और हैं ज्योग्राफिकल वाले पॉइंट, उनको टच करते हुए लिखना, उनके बारे में एक एक लाइन लिखनी है सिर्फ। तो इस तरीके से आपका ये 100 वर्ड्स में आंसर होगा। तो ये फॉर्मेट लिख लीजिए इसमें। और यदि डेजर्ट आपको 50 वर्ड में पूछा जाए कि राजस्थान या मरुस्थलीय व्याख्या करो 50 शब्दों, तब आपको यहां तक ये वाले पार्ट तक करना है। स्टार्टिंग में बेसिक पॉइंट्स कि नदर्न वेस्टर्न डेजर्ट ऑफ राजस्थान इज नोन एज थर्ड डेजर्ट विच इज फॉर्म्ड ऑन टेथिस सी इन ट्रसेरी एज या ट्रसेरी पीरियड। फिर नेक्स्ट स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू के डेजर्ट के 2 भाग, एरिड और सेम एरिड। एरिड की डेफिनेशन के साथ उसके जो भी 2 भाग हैं, विद डेफिनेशन के विदाउट सैंड ड्यून है तो वो विदाउट सैंड ड्यून क्यों है, हमादा रीजन, ब्रैकेट में मीनिंग लिख देना, रॉकी डेजर्ट। फिर उसके बाद में विद सैंड ड्यून है तो विद सैंड ड्यून क्यों है, तो वहां ड्यून्स का डेफिनेशन और उसके कुछ एग्जांपल्स। फिर जो सेमेरिड है उसकी डेफिनेशन और कितने भागों में बटा हुआ है, 4। यहाँ जो 4 भाग है इनको शॉर्ट में लिखना है, बहुत ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करना है। डिस्क्रिप्शन वहां देने हैं जहां आपको अलग से 2 क्वेश्चन लिखवाए थे मैंने, एक शेखावाटी की भौगोलिक विशेषताएं और एक लोनी बेसिन की भौगोलिक विशेषताएं 50 वर्ड के अंदर। तो ये उस साइड वाले कुछ पॉइंट हैं जो बेसिक्स हैं, जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। ये वाले डेजर्ट एरिया में लगभग अपन ने सब में यूज किया, शेखावाटी वाले एरिया में, लोनी बेसिन में, या राजस्थान के एरिड सेमेरिड में डिफरेंस किया है, तभी मेनली इन पॉइंट्स के बेसिस पे किया है। तो डेजर्ट वाली विशेषताएं तो कंप्लीट हो गई, या डेजर्ट के जो क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो गए। डेजर्ट के बाद में सेकंड फिजिकल डिवीजन कौन सा था, अरावली। तो नेक्स्ट हेडिंग है अरावली। हाँ जी, ये वाली वॉशरूम के पास वाली जो फर्स्ट लाइन वाले जो कैंडिडेट बैठे हैं, आप लोग बातें नहीं करें। और ये बात हर कैंडिडेट के लिए नहीं है, जो कर रहा है उसके लिए। तो जो नहीं कर रहा है वो अनावश्यक अपने दिल पे नहीं ले। और करण जो इनमें से करे, क्या करना है, क्या चीज कार्ड ले लेना। और अनार क्या है, अनार, उसको अनार मिलेगा, अनार नहीं मिलेगा। आज अनार मिले हैं क्या, क्या बात। तो बातें करे उसके वापस छीन लो।
कितना, एक एक मिले हैं या दो दो? क्या बात है। तो तीनों एक साथ मत खा जाना, अनार अचानक डाइजेस्ट नहीं होता है। तो खून बढ़ाएगा, एक दिन में नहीं बढ़ाएगा खून। हाँ जी, नेक्स्ट पार्ट है फिजिकल डिवीजन में अपना अरावली वाला। तो अरावली वाला जो पार्ट है ये भी अपने कंप्लीट हो गया था। इसमें क्वेश्चन की जो पॉसिबिलिटी बनती है, पहले तो 15 वर्ड या 15 शब्दों में ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो अरावली से पूछे जा सकते हैं। एक तो 15 वर्ड्स में सदर्न अरावली या दक्षिणी अरावली के बारे में लिखना है। तो डेफिनेशन क्या होगी दक्षिणी अरावली की? राजसमंद सिरोही के मध्य स्थित अरावली, जिसे अध्ययन की दृष्टि से पुनः दो भागों में बांटा जाता है, एक आबू अरावली और एक मेवाड़ अरावली। फिर आबू अरावली किस एरिया में? सिरोही और पाली के अंदर। मेवाड़ अरावली उदयपुर और राजसमंद। फिर उनकी जो सर्वोच्च चोटी है उनके नाम बताने। जैसे आबू अरावली में तो है गुरु शिखर जो अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, और मेवाड़ अरावली में ऊंची चोटी है जरग। सदन अरावली के बाद में नेक्स्ट पॉइंट, अरावली की सर्वोच्च चोटियां। हाईएस्ट पीक्स ऑफ अरावली, अरावली की सर्वोच्च चोटियां ब्रैकेट में लिखिए। जो इसके अंदर स्टार्टिंग जो 5 है ना, उनके बारे में लिखना है। डिस्क्राइब दी हाईएस्ट पीक्स ऑफ अरावली, अरावली की सर्वोच्च चोटियां। गुरु से दिल से जरा आस जो बताया था ना, उन चोटियों के नाम और उनके लोकेशन कम से कम। और हाइट वाला अगर याद रहता है तो लिख दीजिए, बाकी सर्वोच्च चोटियों के नाम पूछें तो नाम और नाम के साथ लोकेशन कम से कम होनी चाहिए। तो लोकेशन तो 500 के लगभग है, सिरोही है एक जरगा को छोड़कर। जरगा उदयपुर में है और बाकी 5 में से 4 सिरोही के अंदर। इसका मीनिंग अरावली की जो एवरेज हाइट है वो सबसे ज्यादा सिरोही डिस्ट्रिक्ट में सर्वाधिक है। एरिया अरावली का सर्वाधिक उदयपुर में। अरावली के अंदर ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट रहे हैं अपने जो 15 वर्ड लाइक हैं जिनको लिखा जा सकता है। जैसे एक तो इसकी पहाड़ियों को जो सिरोही वाला पार्ट है उस क्षेत्र में क्या कहा जाता है? बाकर। वहां बाकर का मीनिंग लिखवाया था और कुछ एग्जाम्पल इसके बताए थे मैंने। हालांकि सिरोही वाले पार्ट के अलावा जालोर वाले क्षेत्र में भी पहाड़ियों को बाकर कहते हैं, लेकिन वहां गांवों के नाम के साथ हैं। तो दक्षिणी अरावली को मुख्यतः सिरोही में बाकर है। अब ये बाकर वाली पहाड़ियां होती हैं छोटी पहाड़ियां, जिनके ढाल तीव्र होते हैं और बैडलैंड हिल्स होती हैं, उत्खात या उबड़ खबड़ पहाड़ियां होती हैं। बाकर के बाद में एक कॉन्सेप्ट और लिखवाया था, जरगा और रागा के बीच में देश शुरू। एक अरावली के इंपोर्टेंस या महत्व लिखवाए थे। वहां एक लास्ट पॉइंट लिखवाया था, प्लानिंग रीजन या योजना प्रदेश। एग्जाम में सिर्फ यही आएगा, योजना प्रदेश। तो एक तो अपने को पहले बताना है कि योजना प्रदेश कौन है, अरावली है, क्यों है उसका कारण। तो वहां मैंने लिखवाया था कि गवर्नमेंट की जो स्कीम या योजनाएं हैं वो मुख्यतः जिन पॉइंट या सब्जेक्ट से रिलेवेंट है, वो सभी पॉइंट या सब्जेक्ट है कि वो अरावली से रिलेवेंट है। इस कारण जो पॉइंट्स हैं जिन पे प्लानिंग की जाती है वो अरावली से संबंधित होने के कारण राजस्थान में अरावली को राजस्थान का प्लानिंग रीजन कहा जाता है। यानी जैसा लिखवाया हुआ है एग्जैक्ट वैसा ही लिखना है, कॉपी करना है इसमें। उसके बाद में अरावली में 50 वर्ड्स वाले क्वेश्चन, जिसके अंदर अरावली के कुछ पार्ट आपको करवाए थे मैंने। एक तो अरावली के प्लेट्यूज करवाए थे, अरावली के पठार। तो ये अपने आप में एक क्वेश्चन था, मैंने बताया था उस टाइम भी। अरावली के पासेज और दरे करवाए थे, तो दरे भी अपने आप में एक क्वेश्चन था कि अरावली के दरों
या इन दरों को एग्जाम में मुख्यतः इस नाम से दिया जा सकता है कि अरावली की नाल। और एक अरावली का क्वेश्चन करवाया था मैंने, इंपॉर्टेंस ऑफ अरावली, तो ये भी अपने आप में एक 50 वर्ड्स में क्वेश्चन था। तो ये 3 क्वेश्चन अरावली में 50 वर्ड वाले हैं। डिस्क्राइब द प्लेट्यूज ऑफ अरावली, अरावली के पठारों की व्याख्या। अरावली के दरे या नाल की, नाल यानी उसके जो पासेज हैं, डिस्क्राइब द पासेज ऑफ अरावली, अरावली के दरों या नाल की व्याख्या। और एक अरावली में लगभग 9-10 पॉइंट लिखवाए थे मैंने इंपॉर्टेंस को लेकर, उनमें से कोई भी 5 पॉइंट लिखने हैं। या प्रयास ये करें 6-7 लाइन तक 5 पॉइंट कंप्लीट हो जाएं, और फिर लास्ट की एक लाइन में जो बचे हुए अदर इंपॉर्टेंस है वो एक साथ फैक्चुअली लिख दो उनको, डिस्क्रिप्शन भले ही उनका नहीं करें आप। अरावली के जो अन्य महत्व हैं सिर्फ उसको हेडिंग हेडिंग को लिख दीजिएगा। और फिर इसके बाद में इन सबको मिलाकर अरावली के ऊपर एक 100 वर्ड्स में क्वेश्चन। तो उसमें जैसे मरुस्थल में लिखा था ना लास्ट में आपने, मरुस्थलीय भौगोलिक विशेषताएं, एज ए वैसा का वैसा कॉपी करना है। यहाँ अरावली रहेगा, अरावली की भौगोलिक विशेषताओं की व्याख्या। डिस्क्राइब द ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अरावली, अरावली की भौगोलिक विशेषताओं की व्याख्या। डिस्क्राइब द ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अरावली, अरावली की भौगोलिक विशेषताओं की व्याख्या। देखो 2 चीज होती हैं, एक होती है भौगोलिक और एक होती है भौतिक। भौतिक में होती हैं फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। फिजिकल का मीनिंग जैसे कोई भी पार्ट है, कोई भी फिजिकल डिवीजन है, वहां पे जिन चीजों को अपन स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं, जिनके डेवलपमेंट डेवलपमेंट या विकास का जो प्रयास है वो हम नहीं कर सकते, उनका विनाश हम कर सकते हैं। तो जो फिजिकल पार्ट है अरावली के, अगर उन फिजिकल पार्ट्स के बारे में पूछा जाता है तो जैसे कि अरावली के अंदर उसके प्लेट्यूज हैं, उसके दरे हैं। दरों को हालांकि आर्टिफिशियल तरीके से बनाया भी जा सकता है, लेकिन प्लेट्यू है नेचुरली फॉर्मेशन होता है। अरावली के अंदर पाई जाने वाली प्रमुख चट्टानें हैं, और स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग इसके जो 3 भाग हैं। तो ये मुख्यतः जो अरावली है उस अरावली की भौतिक विशेषताएं होती हैं, उसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। जबकि भौगोलिक विशेषताओं के अंदर ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में बाकी की और चीजें जो हमसे रिलेवेंट है वो भी इसमें आ सकती हैं। जैसे कि भौगोलिक विशेषताओं में यहाँ पाई जाने वाली जनजाति हैं, उनके बारे में लिख सकते हो, अरावली के क्लाइमेट के बारे में लिख सकते हो, और इसमें उद्गमित होने वाली रिवर्स या नदियों के बारे में भी लिख सकते हो। यहाँ प्रमुख जो बांध परियोजनाएं या जो लेक वगैरह हैं उनके बारे में लिख सकते हो। तो बहुत सारी ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके ज्योग्राफी से रिलेवेंट हैं, जो फिजिकल वाले में कवर नहीं होते। फिजिकल का मीनिंग है जैसे अपने बॉडी के जितने भी पार्ट हैं वो अपने फिजिकल पार्ट हैं, तो उसी तरीके से अरावली से जो कनेक्ट पार्ट है मेन, वो उसके फिजिकल डिवीजन है। लेकिन जब ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स लिखवाए जाते हैं तो इसका मीनिंग कॉन्सेप्ट काफी ब्रॉड हो जाता है। जैसे आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो ये क्या है, अभी जो पढ़ रहे हो ज्योग्राफी, तो आप जितने भी टॉपिक जो पढ़ोगे, आप खनिज है, पशु संपदा है, जनसंख्या है, या इसके अंदर मिनरल्स है, इंडस्ट्रीज है, एनर्जी है, ये सारे टॉपिक आपके ज्योग्राफी के हैं। तो इसका मीनिंग जब ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी जाती हैं तो ज्योग्राफी से रिलेवेंट जितने भी पॉइंट है उनसे रिलेवेंट लिख सकते हो आप। लेकिन जब आपसे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी जाती हैं तो क्राइटेरिया फिर सीमित हो जाता है, कम हो जाता है। इसका मीनिंग है फिर बाद में जैसे कोई प्लेट्यू या पठार है, सॉरी कोई माउंटेन है, तो माउंटेन के अंदर उसके एक तो मेन डिवीजन कौन से हैं, जैसे उत्तरी रावली, मध्य रावली, दक्षिणी रावली, उनको शॉर्ट में डिस्क्राइब कर दिया। फिर उनके जो प्लेट्यूज हैं, मेन मेन प्लेट्यू कौन से उनके बारे में, उनके जो पासेज हैं वहाँ के जो चट्टाने हैं, तो चट्टाने किसी के अकॉर्डिंग अगर स्टडी की है तो वो रेफरेंस दे दीजिए। जैसे रावली का स्टडी किया गया एम हेरोन के द्वारा, जो ब्रिटेन के जियोमॉर्फोलॉजिस्ट थे, यानी भूआकृतिक वैज्ञानिक थे। तो उनके अकॉर्डिंग डेहली सुपर ग्रुप की चट्टान है जिसके 3 ग्रुप हैं। तो डेहली तो खुद तो सुपर ग्रुप है, मेन रॉक्स है। इसमें 3 ग्रुप हैं, अजबगढ़, अलवर ग्रुप और राइलो ग्रुप, 3 डिवीजन बताए थे मैंने, तो उनके बारे में बता दीजिए। बाकी उसके मिनरल्स वगैरह अगर ध्यान हो तो आपको एक पॉइंट लिखवाया था कि अरावली का जो निर्माण है वो धारवाड़ क्रम की चट्टानों से हुआ है। इस कारण इसमें मेनली मेटल्स अधिक हैं, धात्विक खनिज अधिक है।
तो जैसे ही आप आगे पढ़ोगे तो अरावली के अंदर कुछ मिनरल्स पढ़ोगे, जैसे उत्तरी अरावली के अंदर मुख्यतः कॉपर अधिक है, मिड अरावली के पास में आयरन, और सदर्न अरावली में लेड, जिंक और सिल्वर, यानी इसमें तांबा, लोहा, सीसा जस्ता एवं चांदी के भंडारण राजस्थान में अधिक है। कारण क्योंकि ये सब धातु है, मेटल्स हैं, और अरावली में मुख्यतः मेटालिक या धात्विक खनिज अधिक है, क्योंकि इसका निर्माण धारवाड़ क्रम के चट्टानों से हुआ है, वो महत्व में लिखवाया हुआ है आपको। तो लगभग इन 4-5 पॉइंट को लेके और एक 100 वर्ड्स में आंसर लिख सकते हो। तो इसमें जो ज्योग्राफिकल या भौगोलिक है वो पूछने की पॉसिबिलिटी अधिक है। हालांकि अगर भौतिक भी पूछ लिया जाए तो भौतिक में भी लगभग वैसे ही पॉइंट लिखे जाएंगे, लेकिन उसमें आगे की जो विशेषताएं वो आपको नहीं बतानी होती। यानी जो हमारे अप्रोच में जैसे डैम वगैरह है वो बताने की आवश्यकता नहीं, जबकि भौगोलिक लिख रहे हो तो बांध भी बता दीजिए कि अरावली में नदियों के ऊपर बने हुए जो प्रमुख बांध है, जैसे एक तो टोंक के आसपास बना हुआ है बिसलपुर डैम, एक फिर आप उदयपुर के आसपास में जाओगे तो कुछ अपने डैम प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं वहाँ। राजसमंद के आसपास में जैसे नंद समंद बनास नदी के ऊपर बना हुआ है, और जयपुर के आसपास जैसे रामगढ़ डैम वगैरह है, तो ये भी अरावली रीजन, जयपुर भी अरावली रीजन में आता है। तो ऐसे कुछ बांधों के नाम लिख सकते हो जो अरावली रीजन में हो। डैम एंड लेक प्रोजेक्ट, यानी बांध और नहर परियोजनाएं, या मुख्यतः सॉरी लेक प्रोजेक्ट। तो लेक काफी ज्यादा है अरावली के अंदर, सबसे ज्यादा उदयपुर में ही बनी हुई है, जहाँ अरावली अधिक का कारण मैंने आपको बताया था, क्योंकि वहाँ अरावली की चट्टानें ज्यादा फैली हुई हैं, और ड्रेनेज सिस्टम पहाड़ी होने के कारण एक्टिव होता है, और पानी उस क्षेत्र के अंदर जमीन के अंदर नहीं बैठेगा क्योंकि चट्टानी भाग है। तो सिर्फ राजा महाराजाओं को चारों ओर सिर्फ दीवार ही करनी होती है, वहां सरफेस बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो उस एरिया में पॉसिबल है कि लेक अधिक बन सकती है, और इस चीज का फायदा वहां के राजाओं ने अपने रियासत काल में उठाया भी है कि वहां लेक उन्होंने अधिक बनाई। और एग्जाम्पल मैंने ये भी बताया था कि पश्चिमी राजस्थान के राजा भी बनाना चाहते थे झील, तो लेकिन उनके यहाँ ना तो सरफेस बेटर था, यानी चिकनी मिट्टी भी नहीं थी, बलुई मिट्टी है, और एक उस एरिया में वर्षा कम होती है। तो इसका मीनिंग ना तो बेटर सरफेस है, और ना जो लेक बनाएंगे तो उसके अंदर पानी आएगा कहाँ से। तो उदयपुर को इन दोनों चीजों का फायदा था कि वर्षा भी अच्छी थी, और सरफेस वाला भाग है चट्टानी भाग, तो उनको सिर्फ आगे बाउंड्री वॉल ही करनी थी, तो बाउंड्री वॉल करते ही लेक बन जाती है वहाँ। तो इसका मीनिंग है कि इसी कारण राजस्थान में लेक सबसे ज्यादा कहाँ बनी हुई है, उदयपुर में, क्योंकि वहाँ जोग्राफिकल कंडीशन है वो ज्यादा फेवरेबल है। जबकि राजस्थान के जो अदर फिजिकल डिविजन हैं वहाँ भौगोलिक दशाएं इतनी अनुकूल या फेवरेबल नहीं है। इस कारण बाकी अन्य क्षेत्रों में झील क्या बनाई गई हैं, कम बनाई गई। बाकी और एरिया में वाटर कंजर्वेशन की जो अदर टेक्निक्स हैं उनको अधिक अपनाया गया है। जैसे बूंदी की ओर चले जाओ आप, बावड़ियों को अधिक बनाया गया है। पश्चिमी राजस्थान में चले जाओ तो वहां पे छोटे कुंड, जिनको अपन क्या कहते हैं, कुई, क्या कहते हैं, कुई कहते हैं। जनरली सबका सुना हुआ नाम नहीं होता, ये इंटरनेशनल बॉर्डर की ओर ज्यादा प्रचलित होता है। बीकानेर और जैसलमेर वाले एरिया में जो छोटे कुएं बनाए जाते हैं उनको कुई कहते हैं। भाई ज्यादा डीप में होता है वो तो होता है कुआ, जो कम डीप में होगा वो कुई कहा जाता है। कुई है, वेरी वेरी गुड। तो इस अरावली वाले के अंदर आपको ये 100 वर्ड्स वाला है, उसमें स्टार्टिंग में तो शुरुआत वही अरावली की 3 बातें जो अरावली की तारीफ से स्टार्ट करते हैं अपन, कि अरावली एक प्राचीन, वलित एवं अवशिष्ट पर्वतमाला है। अरावली इज एन ओल्डेस्ट फोल्डेड एंड रेसिडियल माउंटेन। इसका निर्माण काल इसी लाइन में कंटिन्यू, इसका निर्माण काल प्री कैम्ब्रियन काल। प्री कैम्ब्रियन काल है। इट्स टोटल लेंथ 692 किलोमीटर एंड लेंथ इन राजस्थान 550 किलोमीटर एंड एवरेज हाइट ऑफ अरावली 930 मीटर। ये एक लैंग्वेज में लिख दीजिए, टोटल लेंथ ये है राजस्थान में इतनी है, एवरेज हाइट ये है। फिर बाद में स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग, यानी स्टार्टिंग में ये जो लाइनें हैं ये 3 लाइनों में आ जाना चाहिए, स्टार्टिंग बेसिक जो मैटर, यानी इसमें इसका टाइम पीरियड भी आ गया, इसका एक्सटेंशन विस्तार वगैरह भी आ गया। स्टडी या अध्ययन के अंदर अरावली को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में इसके जो 3 डिवीजन है, जैसे उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली, सभी पार्ट आप यहाँ लिखोगे। नॉर्थ अरावली, मिड अरावली और एक साउथ अरावली। उसमें एक तो यहाँ
इसका जो एक्सटेंशन या विस्तार है कहाँ से कहाँ तक, जैसे यहाँ नीमका थाना से अपने आ गया जयपुर तक, फिर नेक्स्ट जयपुर से जो भी है राजसमंद तक, राजसमंद से सिरोही तक। यहाँ सिर्फ फैक्चुअली लिखना है इस तरीके से। और एक इसकी हाईएस्ट पीक, सर्वोच्च चोटियां कौन सी हैं, जैसे नॉर्थ अरावली में रघुनाथगढ़, मध्य अरावली में टोटगढ़ एंड तारागढ़, साउथ अरावली में गुरु शेखर। यानी ये जो मैटर है ये 4 लाइन से एक्स्ट्रा नहीं जाना चाहिए। एक लाइन में तो 3 भागों में बांटा गया है, फिर नेक्स्ट लाइन से डिवाइडेशन करके, और मेनली जो 3 लाइनें हैं ये तीनों में कवर होनी चाहिए स्टडी के बाद में। यानी बेसिक 3 लाइनें स्टार्टिंग में, 4 लाइनें यहाँ हो गई, कितने अपने 7 लाइन तक स्टडी वाला पार्ट कंप्लीट। इनको लाइन टू लाइन डिस्क्राइब नहीं करें, जैसे नदन अरावली लिख के पूरी लाइन में डिस्क्राइब नहीं करें उसको, शॉर्ट में ही बताना है कि यहाँ से यहाँ तक सर्वोच्च चोटी इसमें ही है। इसके बाद में अरावली के अंदर नेक्स्ट पॉइंट उसके प्लेट्यू। तो प्लेट्यू में बताना है कि दक्षिणी अरावली में पठार अधिक पाए जाते हैं, ये लिखा हुआ भी है इसके अंदर प्लेट्यू के अंदर अपने। यानी मोस्ट ऑफ प्लेट्यू आर फाउंड इन सदर्न अरावली, फॉर एग्जाम्पल ओडिया। अब ओडिया ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो ओडिया के बारे में लिख दीजिए, हाईएस्ट प्लेट्यू ऑफ राजस्थान, इट्स हाइट 1360 मीटर एंड अदर प्लेट्यूज ऑफ अरावली। बाकी अन्य प्लेट्यूज के कुछ एक के एग्जाम्पल। इसका मीनिंग है 2 या 3 लाइन के अंदर, मैक्सिमम 3 लाइन में कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो ये प्लेट्यूज, ये 3 लाइनों में। प्लेट्यूज के बाद में दरे। दरे के अंदर एक तो इसके डेफिनेशन या इसका मीनिंग लिखना है आपको कि दरे के तो पर्वतों के मध्य जो नीचा और तंग रास्ता होता है, लोअर एंड नैरो वेज बिटवीन माउंटेन्स विच कनेक्ट्स बोथ साइड ऑफ माउंटेन, जो पर्वतों के दोनों ओर के स्थानों को जोड़ता है। अब इसके डेफिनेशन के बाद में कुछ एक एग्जाम्पल, जो आपको 10-15 दरे लिखवाए हुए हैं उनमें से कोई भी 4-5 एग्जाम्पल में लिख दीजिए। तो खूब सारे लिखे हुए हैं, 4-5 तो आपको एक एक जिले में लिखवा रखे हैं, जैसे उदयपुर और राजसमंद के अंदर वहां अधिक लिखवा। यहाँ जिलों के मेंशन करने की आवश्यकता नहीं, यानी अपने माइंड पे अनावश्यक लोड लेके नहीं चले मेंस एग्जाम में कि इनके जिले भी जिले नहीं लिखने, आपको सिर्फ एग्जाम्पल्स बताने। जो भी सामने आ जाए कि देसुरी नाल, परवारिया नाल, सुरा नाल, बरनाल, हाथीगुड़ा नाल, हाथी नाल या सोमेश्वर नाल, तो जो भी नाल इसमें कोई 4-5 एग्जाम्पल के तौर पे, मैक्सिमम 2 से 3 लाइनों में दरे कंप्लीट होने चाहिए। फिर उसके रॉक्स या जो चट्टान है उन चट्टानों के बारे में लिख दीजिएगा कि अरावली में कौन सी चट्टानें हैं। तो उनकी जो एक स्टडी है अलेक्जेंडर मैकमिलन हेरोन वाली, एएम हेरोन के अकॉर्डिंग, तो एएम हेरोन के अकॉर्डिंग अरावली में मुख्यतः डेहली सुपर ग्रुप रॉक्स होती हैं और उसके अंदर 3 मुख्य चट्टान होती हैं। तो एक लाइन में तो ये लिख दो इनके अकॉर्डिंग कौन सी है, और दूसरे में उस सुपर ग्रुप के अंदर कौन कौन से ग्रुप हैं उनके नाम बता दीजिए। यानी मैक्सिमम 2 या 3 लाइनों से ऊपर चट्टान वाला नहीं जाना चाहिए। और उसके बाद में लास्ट में जो एक लाइन बचती है उस एक लाइन में इंपोर्टेंस ऑफ अरावली लिख दो कि अरावली के जो इंपोर्टेंस है वो फैक्ट में लिख दो। मरुस्थलीकरण को रोकने में, खनिज, जनजाति संरक्षण, रिवर ओरिजिन पॉइंट, जो मेन पॉइंट है वो फैक्ट में लगभग 4-5 इंपोर्टेंस आ जाने चाहिए उसके अंदर महत्व में। 2 लाइनें बची हुई हैं तो 2 में लिख दो, 7-8 आ जाएंगे फिर। तो इसका मीनिंग लास्ट वाली लाइन, तो एग्जामिनर जब अरावली को देखे तो उसको ये लगना चाहिए कि अरावली में कोई भी पॉइंट ऐसा इंपोर्टेंट, जो इंपोर्टेंट पार्ट है वो नहीं छूटा है। यानी स्टार्टिंग से आपने जब डिस्क्रिप्शन स्टार्ट किया तो अरावली की जो विशेषता उसके साथ ही किया था कि प्राचीन वलित और अवशिष्ट, जिसका निर्माण काल ये है और राजस्थान में इसका ये स्टेटस है। टोटल अरावली 692, राजस्थान में इतना है और एवरेज हाइट ये है। फिर उसके स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू के तीनों के बारे में बता दिया आपने, जो मेन इंपोर्टेंट प्लेट्यूज थे उनके बारे में लिख दिया आपने, उसके जो पासेज या दरे हैं उसका मीनिंग क्या होता है, और मेनली जो पासेज हैं कौन कौन से हैं उनके एग्जाम्पल्स बता दिए। और इसके बाद में जो रॉक्स हैं उनकी स्टडी किसने की और उनके अकॉर्डिंग कौन कौन सी मेन चट्टाने हैं, चट्टानों के बारे में। और लास्ट में इंपोर्टेंस ऑफ अरावली, यानी अरावली की जो भौगोलिक विशेषताएं हैं, ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो लगभग सारी आ गई। लास्ट वाली महत्व है, उस महत्व के अंदर भी भौगोलिक विशेषताएं दिख रही हैं। भौगोलिक विशेषताएं यानी इस क्षेत्र में ट्राइब्स अधिक हैं, इस साइड में मेटालिक मिनरल्स अधिक हैं, तो सारे पॉइंट उसमें आ जाएंगे। अधिकांश नदियों का उद्गम अरावली से होता है, तो वो भी उसकी ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ही हैं, भौगोलिक विशेषताएं। तो ये सारे पॉइंट इसमें लिखने हो जाएगा कंप्लीट। देखो अरावली के बारे में आपको इतना पता है कि दरिया दरिया के बारे में भी अगर 100 वर्ड्स में लिखवाया जाए तो आपके पास इतना मैटर है।
लगभग 5-6 दरों के बारे में मैंने डिस्क्राइब करवाया था, 2-2 3-3 लाइनें लिखवाई थी। तो अकेले दरों से आप पूरा पेज भर सकते हो एक। लेकिन एग्जामिनर ये नहीं पूछेगा, वो पूछेगा पूरी अरावली के ऊपर आप एक पेज में कैसे लिखोगे, क्योंकि आरपीएससी इसी प्रकार के क्वेश्चन इंप्लीमेंट करती है। जो पेपर बनाते हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करते, वो अपने सामने सिलेबस रखते हैं और सिलेबस में क्या क्या टॉपिक देते दिए हुए हैं। कई बार तो सिलेबस का टॉपिक और टॉपिक ही उठा के लिख देते हैं। 2018 में लिखा था, राजस्थान के अपवाद तंत्र की व्याख्या करो। तो अपवाद तंत्र एक टॉपिक है नदी वाला, जो अपन 20 पेज में लिखते हैं, उसको एक पेज में लिख के बताओ। तो इसका मीनिंग है अपवाद तंत्र की विशेषताएं। तो वो सीधे सीधे जैसे सिलेबस देखेंगे, सिलेबस से जनरली तभी तो कहा जाता है कि अगर आरएएस का सिलेबस अगर आपको पूरा याद हो गया कि आपके कौन कौन से टॉपिक सिलेबस में हैं, और सिलेबस के बारे में जो टॉपिक है उस टॉपिक के बारे में 5-5 लाइनें कम से कम आपको याद हो, तो इसका मीनिंग आगे का फ्लो तो धीरे धीरे आप पकड़ लेते हो। जब आप 17, 18, 19 महीने पढ़ रहे हो तो उसके अंदर मैट्रिक क्या आएगा, तो वो तो धीरे धीरे चीजें आपके जैसे जैसे क्लासरूम में बैठ रहे हो या नोट्सों को आप पढ़ रहे हो तो वो तो आपके माइंड में है। लेकिन उसमें जो बेसिक 4-5 लाइन आनी चाहिए स्टार्टिंग, वो बेस बनना जरूरी है। तो वो हर एक टॉपिक के बारे में अगर ये 5-10 लाइनें आपको पता है, तो इसका मीनिंग है फिर आरएस मेंस कोई मुश्किल काम नहीं है। तो इन चीजों को आपको, तभी तो कहते हैं ना, नोट्स को लास्ट में समराइज करना होता है, हर एक टॉपिक को एक पेज में लाना होता है, जिसमें मेन मेन की वर्ड्स हैं उनको लिख के पूरे एक पेज में ले आइए। स्टार्टिंग में बताया भी था मैंने आपको। हाँ जी। अब नेक्स्ट अगला फिजिकल डिवीजन है, 2 भौतिक प्रदेश कंप्लीट हो गए आपके। नेक्स्ट है तीसरा फिजिकल डिवीजन, ईस्टर्न प्लेन ऑफ राजस्थान, राजस्थान का पूर्वी मैदान। हेडिंग शायद अपने ये नंबरिंग में थी, हेडिंग फर्स्ट वाली नॉर्थ वेस्ट एबीसीडी में थी क्या? तो ये फर्स्ट वाला होगा अपना नॉर्थ वेस्ट डेजर्ट, सेकंड था बी वाला अपना अरावली, ये तीसरा फिजिकल डिवीजन है सी ईस्टर्न प्लेन, पूर्वी मैदान। नेक्स्ट है पूर्वी मैदान। राजस्थान में जो अरावली वाला पार्ट है, इस अरावली के जस्ट ईस्ट वाला जो पार्ट, यानी ये वाला जो भाग है माही बेसिन, यहाँ पे बनास, जयपुर के ईस्ट में बाणगंगा, और इधर हाड़ौती से होते हुए और इस साइड में मैदानी भाग की और चंबल। तो मुख्यतः राजस्थान के अरावली का जो ईस्टर्न पार्ट है ये आता है राजस्थान का पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान बोला गया इसको अरावली के सेंस में। राजस्थान के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये राजस्थान के सदन से और ईस्ट की तरफ है, राजस्थान के दक्षिण पूर्व में है। लेकिन अरावली के अकॉर्डिंग ये ईस्ट में एक्सटेंट है, अरावली के पूर्व में, इसका इसको बोला गया ईस्टर्न प्लेन, पूर्वी मैदान। बाकी इसको अगर राजस्थान के अकॉर्डिंग लिखते हो ना, राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी मैदान, तो भी ठीक है। लेकिन उत्तरी पूर्वी मैदान नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उत्तर में जो मैदान है वो राजस्थान के सेमेरी डेजर्ट का पार्ट है, घग्गर बेसिन। फिर शेखावाटी वाला जो पार्ट है इधर हरियाणा बॉर्डर ये भी सेमेरिड में आता है। फिर नागौरी उच्च भूमि आता है और उसके बाद में आता है लोनी बेसिन। तो ये मैंने आपको चारों भाग किस में करवाए थे, ये सेमेरिड डेजर्ट में किए थे अपन। तो इसका मीनिंग इसको उत्तरी पूर्वी मैदान लिखना गलत होगा, या तो दक्षिणी पूर्वी मैदान या सिंपल ईस्टर्न प्लेन ऑफ राजस्थान, जैसा अपनी ज्योग्राफी में इसको पूर्वी मैदान के नाम से इंडिकेट करते हैं। तो एक तो पूर्वी मैदानी भाग का निर्माण किससे हुआ है, तो यहाँ जगह जगह अपन नदियों की बात कर रहे हैं। सदर्न पार्ट में माही, उसके ऊपर बनास, जयपुर के आसपास बाणगंगा, इनके इस साइड में है चंबल, राजस्थान की सबसे बड़ी नदी। तो जो रिवर्स बहती हैं तो उनके साथ, रिवर्स के साथ क्या होता है, सेडिमेंट, सेडिमेंट्स या अवसाद होते हैं। तो इन अवसादों का जो जमाव है वो राजस्थान के पूर्वी भाग में नदियों के द्वारा किया गया है।
तो इसका मीनिंग ये हुआ कि नदियों के द्वारा जो जमा किए गए, डिपॉजिट किए गए जो सेडिमेंट्स हैं, जमा किए गए जो अवसाद हैं, उन अवसादों के द्वारा जो निर्मित भौतिक प्रदेश है, उसको राजस्थान में क्या बोला गया है? पूर्वी मैदान। तो राजस्थान के पूर्वी मैदान का निर्माण नदियों के द्वारा जमा किए गए अवसादों से हुआ है। इसका जो फॉर्मेशन पीरियड है, डेजर्ट में मैंने 2 टाइम पीरियड लिखवाए थे। एक तो ट्रसेरी, जिसमें मेनली डेजर्ट बना है, और एक जहां तक बना है तो वो कुछ टाइम उसका पार्ट है, वो प्लीस्टोसिन एज तक बना है। लेकिन प्लीस्टोसिन अपने मैदानी भागों का निर्माण का मुख्य काल रहा है। जैसे डेजर्ट का मेन फॉर्मेशन एज रहा है ट्रसेरी एज, वैसे मैदानों का रहा है प्लीस्टोसिन एज। तो पूर्वी मैदानी भाग का निर्माण मुख्यतः प्लीस्टोसिन एज, प्लीस्टोसिन काल में हुआ है। फिर इस भौतिक प्रदेश को अध्ययन की दृष्टि से अपने, जैसे हर एक भौतिक प्रदेश को डिवाइड करते हैं, तो इसको भी डिवाइड करेंगे कितने भागों में? 3। जैसे डेजर्ट को स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू में हमने 2 भागों में डाला था, एक तो एरिड में और एक सेम एरिड। फिर हमने अरावली को भी इसी तरीके से डिवाइड किया था, उसको 3 भागों में, एक नदन अरावली, मिड अरावली, साउथ अरावली, उत्तरी, मध्य और दक्षिणी अरावली। इसी तरीके से राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग को मुख्यतः 3 डिविजन्स में हम डिवाइड करते हैं, 3 भागों में डिवाइड करते हैं, जिसमें भाग तो 3 होंगे, लेकिन हम जिन नदियों का नाम यूज करेंगे वो नदियां रहेंगी 4। जैसे एक तो माही बेसिन या माही प्लेन, माही मैदान। एक जो बी और बी वाली हैं, इनको एक साथ लेंगे, बनास बाणगंगा मैदान, बनास बाणगंगा प्लेन, और एक लास्ट में लेंगे चंबल प्लेन। तो एक तो माही का मैदान, एक बनास बाणगंगा का मैदान, और एक चंबल। तो इस तरीके से राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग को कितने डिविजन्स में, जितने अरावली को हम डिवाइड करते हैं उतने ही भागों में। अरावली के भी 3 भाग हैं, पूर्वी मैदान के भी 3 भाग। तो एक तो मैदानों का निर्माण जनरली होता है अपने यहाँ नदियों के सेडिमेंट या अवसादों के जमा होने से, और नदियों के अंदर जो अवसाद है वो उनके पानी के साथ जो बहती हुई मिट्टी है वो है। और नदी के अंदर यानी जल, जल के द्वारा जो मिट्टी बिछाई जाती है वो कौन सी होती है? जलोढ़। तो राजस्थान के मैदानी भागों में मुख्यतः जलोढ़ मिट्टी ज्यादा है, और जलोढ़ मिट्टी जहाँ ज्यादा होगी वहां की फर्टिलिटी क्या होगी? फर्टिलिटी या उपजाऊपन ज्यादा होगा वहां, और उपजाऊपन ज्यादा होगा तो इसका मीनिंग वहां पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। जैसे स्टार्टिंग में आपको ध्यान हो, भौतिक प्रदेशों के बारे में अपने कुछ बेसिक पॉइंट्स कवर किए थे। तो वहाँ डेजर्ट, अरावली, ईस्टर्न प्लेन और होते, इन सब के एरिया लिखे थे, और उन एरिया के नीचे उनकी पॉपुलेशन लिखी थी। तो डेजर्ट में तो जनसंख्या सर्वाधिक है, क्योंकि यहाँ परसेंटेज सबसे बड़ा आ रहा है। लेकिन ये जनसंख्या अधिक है, ये कितने परसेंट एरिया में है? तो एरिया 61 है, तो इसका मीनिंग एरिया ज्यादा है, उसकी जनसंख्या क्या है? कम। तो पॉपुलेशन डेंसिटी या जनसंख्या का दबाव इस एरिया पे कम है। जबकि पूर्वी मैदानी भाग है, वो एरिया कितना है? 23%। 23% का मीनिंग है डेजर्ट का आधा भी नहीं है, आधे से भी कम है। लेकिन पॉपुलेशन इसके अप्रोक्सीमेट डेजर्ट के आसपास है, जनसंख्या लगभग मरुस्थल के आसपास है इसकी। इसका मीनिंग ये हुआ कि इस पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, जनसंख्या का दबाव अधिक है। क्योंकि जनसंख्या की हमेशा एक नेचर रहा है कि जनसंख्या हमेशा नदी घाटी या ज्यादा फर्टाइल एरिया में सेटलमेंट ज्यादा हुआ है। जैसे इंडिया में सबसे बड़ा प्लेन या मैदानी भाग किस राज्य के पास है? यूपी के पास, क्योंकि इंडिया का सबसे बड़ा प्लेन है गंगेटिक प्लेन, गंगा का मैदान। तो गंगा का मैदान है, तो इसका मीनिंग वहां सेटलमेंट अधिक हुआ है। यूपी से वो नदी आगे की ओर, जैसे उत्तराखंड तो पर्वतों पे बहती है मोस्टली, वो हरिद्वार से मैदान में आती है, तो उत्तराखंड की ओर तो मैदान कम बनते हैं, वहां ज्यादा एरिया उसका हिल्स के अंदर, पहाड़ियों के अंदर ही है नदी का। और जैसे ही हरिद्वार में मैदान से आती है, उस मैदान के बाद में जैसे आगे यूपी में एंट्री करेगी, तो यूपी में काफी बड़ा मैदान बनता है। भारत में जिन भी स्टेट के पास ज्योग्राफिकल एरिया है, उसमें प्लेन एरिया यूपी के पास सबसे ज्यादा है, और जहाँ मैदानी भाग अधिक होते हैं वहाँ पॉपुलेशन सेटलमेंट सबसे ज्यादा होता है। भले ही राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है एरिया वाइज, लेकिन पॉपुलेशन में काफी पीछे। पॉपुलेशन में हमसे यूपी 3 टाइम मल्टीपल ज्यादा है, 3 गुना ज्यादा है। हमारे पास 2011 में जनसंख्या थी इंडिया की लगभग 6.85 करोड़, यानी लगभग 5-5.5% इंडिया का। और यूपी लेके बैठा था 20 करोड़, 19.98 करोड़, हमसे 3 टाइम मल्टीपल ज्यादा। तो वहां जनसंख्या अधिक क्यों थी? तो उसका कारण यह था कि वहां प्लेन एरिया अधिक होते, मैदानी भाग अधिक होते हैं, वहां जनसंख्या अधिक होती है। संदीप बिश्नोई, सन ऑफ रामेश्वर लाल बिश्नोई, घर वाले हैं। संदीप बिश्नोई, सन ऑफ रामेश्वर लाल बिश्नोई।
है क्या क्लास में कोई? जानवर देखने नहीं चला गया है? एनिमल। कई बार क्या होता है, घर वाले आते हैं उसी दिन अपन बाहर निकल लिए होते हैं, फिर बहाना क्या मारते हैं, सिर्फ आज ही गया था। हाँ जी, मैदानी भागों में फर्स्ट लाइन में लिखिएगा, राजस्थान के पूर्वी मैदान का निर्माण, राजस्थान के पूर्वी मैदान का निर्माण नदियों के द्वारा जमा किए गए अवसादों से हुआ है। द ईस्टर्न प्लेन ऑफ राजस्थान, द ईस्टर्न प्लेन ऑफ राजस्थान आर फॉर्म्ड बाय सेडिमेंट्स, आर फॉर्म्ड बाय सेडिमेंट्स which are deposited by rivers। राजस्थान के पूर्वी मैदान का निर्माण नदियों के द्वारा जमा किए गए अवसादों से हुआ है, एंड रिवर सेडिमेंट से हुआ है। द ईस्टर्न प्लेन ऑफ राजस्थान आर फॉर्म्ड बाय सेडिमेंट्स, आर फॉर्म्ड बाय सेडिमेंट्स which are deposited by rivers। यानी नदी अवसादों से बना हुआ है, अवसादों से बना हुआ है जो नदियों के द्वारा डिपॉजिट हुए हैं। अब इसका जो टाइम पीरियड है वो क्या रहा है, तो नेक्स्ट लाइन में लिखो, निर्माण काल, फॉर्मेशन पीरियड। तो निर्माण काल तो एक फैक्चुअली है, एक फैक्ट है जो याद रखना होता है। जैसे रावली के लिए था प्री कैम्ब्रियन, डेजर्ट के लिए था ट्रसरी, और मैदानों के लिए फॉर्मेशन पीरियड निर्माण काल। डेजर्ट वाले में जो सेकंड वाला टाइम पीरियड था प्लेस्टोसिन। प्लेस्टोसिन एज। तो फॉर्मेशन पीरियड में आगे लिख दीजिएगा प्लेस्टोसिन एज। यानी जो ट्रसरी एज के बाद में क्वाटनरी एज का प्राइमरी पार्ट, यानी तृतीयक युग में डेजर्ट बना था, और चौथे युग के दो पार्ट थे, जिसमें एक तो था प्लिस्टोसिन, एक जिसमें हम चल रहे हैं होलोसिन। तो इसका मीनिंग होलोसिन तक ये निर्माण काल कंटिन्यूस जारी है। नदियां आज भी बहती हैं, नदियों द्वारा सेडिमेंट आज भी जमा किए जाते हैं, लेकिन इन मैदानों का जो मुख्य निर्माण जो हुआ है वो किस काल में हुआ है, वो मैन प्लिस्टोसिन एज में ही माना जाता है। क्योंकि वर्तमान में कुछ भागों में नदियों में बाढ़ आती है तो उस एरिया में इरोजन प्रोसेस भी जारी है, कुछ एरिया में डिपोजिशनल यानी निक्षेपण भी जारी है। निर्माण काल के बाद में नेक्स्ट पॉइंट, जैसे हर एक फिजिकल डिवीजन में अपने लिखा है स्टडी या अध्ययन। डेजर्ट में अध्ययन लिखे, फिर उसको कितने भागों में, दो में, अरावली में तीन भागों में, मैदानी भाग में भी तीन भाग होंगे। तो इसमें स्टडी वाले पॉइंट में लिखिएगा, अध्ययन के अनुसार या अध्ययन की दृष्टि से, अध्ययन की दृष्टि से पूर्वी मैदान को तीन भागों में बांटा जाता है। अकॉर्डिंग टू स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू, ईस्टर्न प्लेन इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। अध्ययन की दृष्टि से पूर्वी मैदान को तीन भागों में बांटा जाता है। तो जो फैक्ट्स है कितने भागों में बांटा जाता है इसको अंडरलाइन कर देना, तीन भाग। अकॉर्डिंग टू स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू, ईस्टर्न प्लेन इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स या थ्री डिविजन्स। तो अब इसके जो थ्री पार्ट या डिवीजन कौन कौन से हैं, तो तीन भागों में इसमें एक तो रहेगा अपने माही प्लेन या माही मैदान,
जो राजस्थान के सदन में वागड़ का एरिया है, वागड़ यानी बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। फिर एक करावली के ईस्ट में प्लेन आता है, मुख्यतः बनास और बाणगंगा। ब और ब वाले यानी बी और बी वाले, बनास एवं बाणगंगा का मैदान। और एक लास्ट में जो राजस्थान के अंदर सबसे प्रमुख और बड़ी नदी है चंबल, तो चंबल प्लेन। जो अपने इरोजन के कारण एक विशेष स्ट्रक्चर या विशेष स्थलाकृतियों के लिए फेमस है। जैसे गली इरोजन के कारण ये अपने आप में बेडलैंड टोपोग्राफी वाला उत्खात उबड़ खाबड़ मैदान है, जिसको बीहेड कहते हैं। तो राजस्थान में बीहेड का मैदान किस नदी के मैदान को कहते हैं? चंबल। तो ये डिफरेंस है, मैंने बीड और बीहेड बताया था, वहां लिखवाया भी था कि चंबल के गली इरोजन से जो बेडलैंड टोपोग्राफी बनती है, उबड़ खाबड़ भूमिया बनती है, वो क्या होती है? बीहेड। तो इन तीन पार्ट में यानी चार नदियों में से पहले हम डिस्क्राइब करेंगे माही को। तो फर्स्ट हेडिंग में लीजिएगा माही प्लेन या माही मैदान। माही मैदान, फिर बै और बै वाले दोनों एक साथ यानी बी और बी, बनास एंड बाणगंगा प्लेन, और एक लास्ट में चंबल प्लेन या चंबल मैदान। तो स्टार्टिंग में जो लिखा है माही प्लेन या माही मैदान, तो एक तो जो मैदान जिस डायरेक्शन में है, उसकी स्थिति या उसके लोकेशन को अपने को बताना होता है। तो राजस्थान का जो दक्षिणी मैदान है यानी सदर्न प्लेन ऑफ राजस्थान इज नोन एज माही, वागड़ एंड भाटी प्लेन। तो राजस्थान का जो दक्षिणी मैदान है, उस दक्षिणी मैदान को यानी पूर्वी मैदान का ये एक हिस्सा है, ये दक्षिणी मैदान है, उस दक्षिणी मैदान को ही हम क्या बोलते हैं? माही। इस एरिया में भील जनजाति रहती है, जिनकी बोली को हम क्या बोलते हैं? वागड़ी। और इस एरिया को हम क्या बोलते हैं? वागड़। तो इस कारण इस मैदान को, दक्षिणी मैदान को माही, वागड़ और भाटी मैदान भी कहा जाता है। अब भाटी आते ही थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि भाटी के अकॉर्डिंग तो पश्चिमी राजस्थान होना चाहिए था, क्योंकि भाटियों का शासन पश्चिमी राजस्थान। तो सिडवल ट्राइब्स या जनजातियों में भी एक भाटी कास्ट आती है, एक जाति आती है। जैसे अपने कई बार जो जातियां होती है ना, उन जातियों के अंदर कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो आगे वाले लगने पर अपने को लगता है कि शायद ये किस जाति का व्यक्ति है, एक भ्रम रहता है कई बार। तो जनजातियों के अंदर भी जो भाटी शब्द है ये यूज होता है, ये उनमें एक गोत्र यूज होता है, गोत्र कह सकते हैं अपन। तो कुछ जातियों के गोत्र ऐसे होते हैं जो दूसरी जातियों में भी यूज होते हैं। तो सेम उसी तरीके से भाटी राजस्थान के ट्राइबल एरिया में, जिस क्षेत्र में है माही वाले एरिया में, उसमें जनजातियों में एक गोत्र है भाटी। तो भाटी गोत्र की एसटी ट्राइब उस साइड में, जैसे मीणा है, तो मीणाओं के अंदर जो गोत्र लगते हैं ना, अलग अलग लगते हैं। तो जनरली शादियां करते हैं उस टाइम निकालते हैं ना भाई किस किस गोत्र से हो, तो वो तीन चार अंदर जो जातियों के अंदर जो गोत्र होते हैं वो बताए जाते हैं। तो एसटी सिल्वर ट्राइब्स एरिया में उस साइड में मुख्यतः भील है। तो भीलों में गोत्र वगैरह उन्हीं ट्राइब्स के अंदर एक आता है, भाटी भी आता है। तो भाटी वो जनजातियों का ही एक टाइप है। तो पश्चिमी राजस्थान में राजवंशी भाटी थे, वो जो जनरल कास्ट वाले थे वो उस भाटियों में वो काउंट होते थे। तो राजस्थान के माही मैदान के लिए, दक्षिणी मैदान के लिए शब्द माही, वागड़ या भाटी मैदान। फिर इसका डिस्क्रिप्शन यानी सदर्न प्लेन ऑफ राजस्थान इज नोन एज माही, वागड़ एंड भाटी प्लेन। डिस्क्रिप्ट इसके बाद में इसका जो एक्सटेंशन है, डेफिनेशन देने के बाद में इसका विस्तार जो है वो बताना होता है। तो विस्तार ऑलरेडी अपना पढ़ा हुआ है, आपको ध्यान हो तो वागड़ के रूप में। तो इसमें जो मेन डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में, पूरा बांसवाड़ा संभाग ही है इसमें, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। अब इसमें जो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ वाला जो एरिया है, मीनिंग ये वाला हिस्सा, इधर वाला जो पार्ट, इस साइड में माही और उसकी सहायक नदियां 56 गांव में मैदान बनाती है डूंगरपुर को छोड़कर। तो इसके जो मैदान को मुख्यतः इन दो जिलों में, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के अंदर, माही के मैदान को 56 प्लेन भी कहा जाता है, 56 मैदान भी कहा जाता है। तो 56 मैदान आपको ये याद रखना है, 56 मैदान
अपने बाप का मैदान, पापा का नहीं, अपने बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, क्योंकि एग्जाम में इसमें ऑप्शन बांसवाड़ा और डूंगरपुर भी आता है आपके। इसका मीनिंग माही मैदान वाले ही एग्जाम्पल रखे जाते हैं। तो पहले जनरली जब प्रतापगढ़ नहीं था तब तो इसका आंसर भी मानते थे बांसवाड़ा और डूंगरपुर, लेकिन जब से प्रतापगढ़ बना है उसके बाद में 56 जो विलेज हैं वो काउंट किए जाते हैं बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ वाले। तो माही प्लेन है वो मुख्यतः किस क्षेत्र में, बाप क्षेत्र में, यानी बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। ये दो डिस्ट्रिक्ट को हमने शॉर्ट में लिखा हुआ है, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ का मैदान, 56 का मैदान, और तीनों जिलों में मिला के मैदान किसका है, माही या वागड़ मैदान। अब इसी मैदान के अंदर यानी माही प्लेन के अंदर इसमें एक विशेष प्रकार की मिट्टी या सोइल फेमस है, जो मुख्यतः लाल और चिकनी प्रकार की मिट्टी होती है, रेड लॉम सॉइल या रेड लॉमी सॉइल, लाल और चिकनी प्रकार की मिट्टी। और इस मिट्टी के अंदर, लाल चिकनी मिट्टी में जो क्रॉप्स या जिन फसलों का जो उत्पादन होता है, तो इसमें जो प्रोड्यूस्ड क्रॉप्स हैं, उत्पादित फसलें हैं, उसमें एक तो वो है जो भील अधिक खाते हैं, मक्का। जैसे अपने हर राजस्थान के हर डायरेक्शन के अंदर फूड ग्रेन के अलग अलग तरीके हैं, अनाज के अलग अलग तरीके हैं। पश्चिमी राजस्थान वाले बाजरा अधिक खाते हैं, उत्तरी पूर्वी वाले गेहूं अधिक खाते हैं, सदर्न राजस्थान में मक्का अधिक खाया जाता है। आप यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल में चले जाइए, चावल को अधिक खाया जाता है। वेस्टर्न यूपी तक गेहूं को अधिक खाते हैं। ईस्टर्न यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल, यानी गंगा में हम जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ेंगे बांग्लादेश की ओर, वैसे वैसे चावल है वो हमारा मेन फूड ग्रेन बन जाता है। पूरा सदर्न इंडिया चले जाइए, अधिकतर चावल। तो इसका मीनिंग भारत का जो प्रमुख खाद्यान्न या अनाज है वो चावल है। राजस्थान का मुख्य अनाज बाजरा। भले ही आपने नहीं खाया हो बचपन से, तो अपने खाने या नहीं खाने से नहीं होगा भाई, सबके ऊपर बात नहीं है, कईयों ने यहाँ बैठे हैं इनमें भी नहीं खाया भाई। बाजरा किस किस ने नहीं खाया, हाथ खड़े करो, देख लो। मैं ये कह रहा था यहाँ पे भी प्रेजेंट है जिन्होंने नहीं खाया। भाई कोई जबरदस्ती थोड़ी ना होती है कि नहीं खाया तो भी खाया ही होगा, तेरे को पता नहीं चला होगा है। तो इसमें बातें नहीं करें, मैं यही तो समझा रहा था, आप लोग भोले आदमी हो। आपको कोई आदमी छोटा सा टॉपिक देता है, आप वहीं रुक जाते हो। दूसरी क्रॉप्स मुख्यतः माही बेसिन में राइस, चावल, क्योंकि पानी की आपूर्ति माही से हो जाती। बातें नहीं करें। सफेद टोपी वाले, हाँ जी। तो इसमें जो मक्का है, इस मक्के की कुछ हाई यील्डिंग वेराइटीज हैं जिनको डेवलप किया गया है, जिसमें एक माही कंचन और एक माही धवल। तो आदिवासी क्षेत्रों में सामान्य क्रॉप्स को थोड़ी सी हाई यील्डिंग वेराइटीज में कन्वर्ट किया गया ताकि उत्पादन अधिक हो। तो उन हाई यील्डिंग वेराइटीज को माही के नाम से ही नाम दिया गया। माही कंचन और माही धवल ये अपने मेज या मक्के की उच्च गुणवत्ता वाली फसलें हैं, बेटर प्रोडक्शन देने वाली। चावल की भी उन्होंने माही क्षेत्र के लिए एक अलग से बनाई है, जिसको नाम दिया जाता है माही सुगंध। माही सुगंध। सुगंधा में गाय के ऊपर ये बिंदी लगाना मत बोलना, वरना सुगधा हो जाएगा ये। सुगधा यानी अच्छा गधा। तो माही सुगंधा। तो ये ध्यान रखना है कि चावल की वैरायटी पूछा गया है तो सुगंध आ रही है तब तक तो चावल है, और सुगंध नहीं आई तब मक्का है। सूंघ के नहीं देखना है, शब्द को देखना है। तो माही सुगंधा, तो सुगंधा में यानी सुगंध आ रही है तब तक तो क्या बन रहा है, चावल। और सुगंध आना बंद हो जाए तो फिर मक्का, यानी फिर सुगंधा नहीं आएगा तो फिर आएगा कंचन और धवल। ये जनरली ज्यादा पूछा जाता है क्योंकि बेलों का प्रमुख अनाज मक्का ही होता है, और ये अधीनस्थ बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन बना हुआ है। या तो पूछते हैं कि मक्का का वितरण या प्रोडक्शन राजस्थान के किस भाग में होता है, तो मुख्यतः राजस्थान का बनास और माही बेसिन, ये दो बेसिन है जहां मक्का अधिक बोया जाता है। या फिर मक्का को खाने वाली प्रमुख जनजाति कौन सी है, तो राजस्थान के दक्षिण में मेन ट्राइब्स होती है भील। या मक्के की राजस्थान में कौन सी हाई यील्डिंग वेराइटीज हैं, या इन वेराइटीज के नाम दिए जाते हैं माही कंचन और माही धवल, किस क्रॉप्स के हैं, मक्का। यानी घुमा फिरा के किसी न किसी तरीके से वो मक्के पे आजकल एग्जाम में आ रहे हैं।
तो ये अधीनस्थ बोर्ड का आजकल के पिछले साल भर के एग्जाम में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा बार एग्जाम में पूछी गई जो क्रॉप्स है वो मेज या मक्का, और एक दूसरी कैश क्रॉप्स अधिक पूछी जा रही है, कॉटन या कपास। तो ये कुछ टाइम एक ट्रेंड चलता है एग्जाम के अंदर कि उस एक फसल को अलग अलग तरीके से पूछने का। जैसे मक्के को जिले के आधार पे पूछा जा चुका है, डायरेक्शन के आधार पे पूछा जा चुका है, ट्राइब्स के अकॉर्डिंग पूछा जा चुका है, उसके हाइल्डिंग वैरायटीज के अकॉर्डिंग पूछा जा चुका है। अभी ये कुछ टाइम तक पूछेंगे, उसके बाद में वो फसल 4-5 साल तक गायब है, बीच में फिर कोई दूसरी आएगी। इसमें माही बेसिन की या माही प्लेन की डेफिनेशन लिखिएगा। राजस्थान के दक्षिणी मैदान को माही, वागड़ या भाटी का मैदान कहा जाता है। सदर्न प्लेन ऑफ राजस्थान, सदर्न प्लेन ऑफ राजस्थान इज नोन एज माही, वागड़ एंड भाटी प्लेन। राजस्थान के दक्षिणी मैदान को सदर्न प्लेन ऑफ राजस्थान इज नोन एज माही, वागड़ और भाटी प्लेन। राजस्थान के दक्षिणी मैदान को माही या वागड़ या भाटी का मैदान कहा जाता है। मीनिंग तीनों का एक ही। नेक्स्ट लाइन में लिखेगा, इस मैदान का विस्तार, दिस प्लेन इज एक्सटेंड इन बांसवाड़ा, डूंगरपुर एंड प्रतापगढ़। वागड़ वाले तीनों जिले लिखने हैं। इस मैदान का विस्तार बांसवाड़ा, डूंगरपुर एवं प्रतापगढ़ में। इन तीनों जिलों में बड़ा कौन सा है? जो बड़ा है उसको डिवीजन हेडक्वार्टर भी बनाया है या संभाग भी बनाया है, बांसवाड़ा। तो बांसवाड़ा को अंडरलाइन कर देना इसमें, मेन एरिया ये है। दिस प्लेन इज एक्सटेंड इन बांसवाड़ा, डूंगरपुर एंड प्रतापगढ़। इस मैदान का विस्तार या इसका विस्तार बांसवाड़ा, डूंगरपुर एवं प्रतापगढ़ में। अभी जो एरिया आपने लिखा उसी जस्ट नीचे नोट में लिखेगा। माही मैदान को बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ में, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में, यानी शॉर्ट में ये वाला एरिया अपना, दो डिस्ट्रिक्ट है बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। एग्जाम में ऐसे यूज नहीं करना है, घर पहुंच जाएगा एग्जामिनर। माही मैदान का, सॉरी, माही मैदान को बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में 56 का मैदान भी कहा जाता है। माही प्लेन is also known as Chappan Plain in Banswara and Pratapgarh. Mahi Plain is also known as Chappan Plain in Banswara and Pratapgarh. माही मैदान को बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ में 56 का मैदान भी कहा जाता है। तो 56 की पहाड़ियां क्या थी, उस तरीके से इस मैदान के लिए शब्द क्या यूज होता है? माही प्लेन इज आल्सो नोन एज छप्पन प्लेन इन बांसवाड़ा एंड प्रतापगढ़। कारण क्या है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस मैदान का विस्तार 56 ग्राम समूह में है। क्योंकि इस मैदान का विस्तार 56 गांवों में है या 56 ग्राम समूह में है। बिकॉज दिस प्लेन इज एक्सटेंड इन 56 विलेजेस। बिकॉज दिस प्लेन इज एक्सटेंड इन 56 विलेजेस, क्योंकि इस मैदान का विस्तार 56 गांवों में है या 56 ग्राम समूह में है। तो 56 गांवों में फैले होने के कारण इसको कहते हैं 56 का मैदान। वो गांव मेनली बांसवाड़ा के हैं, कुछ गांव प्रतापगढ़ के हैं। इसका डिस्ट्रिक्ट दोनों ही लेते हैं इसमें, लेकिन मेन विस्तार माही के मैदान का किस जिले में? तो एक जिला अगर बताना हो तो वो बांसवाड़ा होता। आगे जब हम रिवर्स पढ़ेंगे तो रिवर्स में भी लिखवाएंगे। रिवर का जो कैचमेंट एरिया होगा उसमें तीनों जिले वापस रिपीट होंगे, और वहां लिखवाएंगे माही नदी का जो मैक्सिमम कवरिंग एरिया वो कहाँ पर है? बांसवाड़ा। तो इसका मीनिंग जहां नदी का कवरिंग एरिया ज्यादा होगा तो इसका मीनिंग मैदान का निर्माण वहां वहां ज्यादा होगा। जैसे गंगा भारत में सर्वाधिक किस राज्य से?
यूपी से बहती है तो मैदान सबसे बड़ा यूपी में बनाती है। अब इसके अंदर ये तो इस मैदान के बारे में डिस्क्रिप्शन हो गया, इसके एरिया के बारे में होगा कि राजस्थान का जो दक्षिणी प्लेन है, सदर्न प्लेन ऑफ राजस्थान इज नोन एज माही वागड़ या भाटी प्लेन, एक्सटेंड इन बांसवाड़ा, डूंगरपुर एंड प्रतापगढ़। एंड माही प्लेन इज आल्सो नोन एज छप्पन प्लेन इन बांसवाड़ा एंड प्रतापगढ़, यानी बाप वाला क्षेत्र बांसवाड़ा प्रतापगढ़ वाला। अब इस क्षेत्र में पाई जाने वाली सोइल या मिट्टी कौन सी है, तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए इसमें सोइल या मिट्टी, माही के अंदर ही नेक्स्ट लाइन में हेडिंग में लीजिएगा सोइल या मिट्टी, फिर उसमें लिखो माही मैदान में मुख्यतः लाल चिकनी मिट्टी पाई जाती है, रेड लोमी सोइल इज मोस्टली फाउंड इन माही बेसिन या माही प्लेन। माही में मुख्यतः लाल चिकनी मिट्टी पाई जाती है, रेड लोम सोइल या रेड लोमी सोइल इज मोस्टली फाउंड इन माही बेसिन, या माही प्लेन लिख दो चाहे बेसिन लिख दो। रिवर के जो एरिया होते हैं उनको बेसिन्स भी बोलते हैं, लूनी है तो लूनी बेसिन है, घगर है तो घगर बेसिन है, तो माही है तो माही बेसिन। फिर इसमें जो प्रोड्यूस्ड क्रॉप्स हैं, उत्पादित फसलें, वो कौन से हैं, तो नेक्स्ट लाइन में लिखो सोइल के बाद में उत्पादित फसलें, प्रोड्यूस्ड क्रॉप्स या क्रॉप्स प्रोडक्शन, उत्पादित फसलें या कृषि उत्पादन कौन कौन से हैं। तो उत्पादित फसलों में पहले लिखे मेज या मक्का, मक्के के ब्रैकेट में कुछ हाइल्डिंग वेराइटीज के नाम लिख दीजिए। तो मेज या मक्का में लिखिए माही कंचन एंड माही धवल, माही कंचन, कंचन के बाद में माही धवल। फिर ब्रैकेट बंद करने के बाद में नेक्स्ट लिखो राइस चावल, चावल में हाइल्डिंग वेराइटीज का नाम क्या है, माही सुगंधा, माही सुगंधा। मेज या मक्के में तो है माही, माही कंचन और माही धवल। मक्के के बाद में नेक्स्ट है चावल, तो चावल या राइस में है माही के नाम से ही है वापस, माही सुगंध। एवं एंड शुगर कैन एवं गन्ना। राजस्थान के अंदर मुख्यतः गन्ने के लिए 3 एरिया होते हैं। एक तो इस साइड वाला जो गंगानगर का एरिया है, घग्गर बेसिन के पास का। एक इस साइड में राजस्थान में दक्षिण में चित्तौड़गढ़ के पास में माही बेसिन वाला। तीसरा इस साइड में चंबल बेसिन में मुख्यतः बूंदी और कोटा के पास वाला एरिया। कारण यह है क्योंकि इन क्षेत्रों में राजस्थान में शुगर मिल स्थापित है, तो जहां अपने शुगर वाली इंडस्ट्री ज्यादा होगी वहां रॉ मटेरियल गन्ने या शुगर केन की रिक्वायरमेंट अधिक होगी। तो इस कारण राजस्थान में एक तो शुगर मिल है इस साइड में, मेवाड़ शुगर मिल चित्तौड़ की ओर, फिर एक उदयपुर के पास में है उदयपुर शुगर मिल। इस कारण गन्ना इस साइड में जो माही बेसिन है उसमें अधिक बोते हैं इस एरिया की सप्लाई के लिए। एक यहाँ बीकानेर गंगानगर शुगर मिल जो है, तो उसके लिए गंगानगर में गन्ना सर्वाधिक होता है राजस्थान में। इस साइड में बूंदी के पास में आप चीनी मिल पढ़ोगे, ये इंडस्ट्रीज में आएंगी आपके, केसोराई पाटन बूंदी। तो इस तरीके से अपने यहाँ जो शुगर मिल है उन क्षेत्रों में गन्ने का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा है। तो इसमें प्रोडक्शन में एक तो सबसे आगे है गंगानगर, ये अपन एग्रीकल्चर वाले टॉपिक में पढ़ेंगे प्रोडक्शन में जिलों की रैंक क्या है। यहाँ चित्तौड़गढ़ और यहाँ पर बूंदी, तो तीनों जिले वही आ रहे हैं जहाँ पे शुगर मिल है। हालांकि शुगर मिल एक और में है, उदयपुर में भी है, लेकिन उदयपुर का अधिकांश भाग पहाड़ी एरिया है, तो वहाँ ट्राइब्स अधिक होती हैं। एग्रीकल्चर कंपेरेटिवली उस एरिया में कम होती है, कारण अधिकांश हिस्सा किसके रूप में है, चट्टानों के रूप में, पहाड़ी हिल्स के रूप में अधिक है। इस कारण प्रोडक्शन उदयपुर में कम बैठता है, तो मैदानी भागों का प्रोडक्शन अधिक होता है। तो इसमें इसमें भी अगर पूछा जाए ना माही बेसिन के मेन प्रमुख खाद्यान्न फसल या अनाज फसल कौन सी है, तो मेन मक्का है। तो स्टार्टिंग में अपन ने लिखा, तो मक्के को अंडरलाइन कर दीजिए इसमें।
तो प्रोड्यूस क्रॉप्स उसमें मक्का, मक्के के बाद में चावल और उसके बाद में शुगर कैन या गन्ना। भाई अपना जो जो भी ज्योग्राफिकल एरिया होता है उसका एक अपना क्लाइमेट होता है, उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अपनी मेन क्रॉप्स होती हैं। उन फसलों को हम अधिक बोते हैं, उसमें कारण क्लाइमेट भी होता है, वाटर अवेलेबिलिटी भी होती है, और उस एरिया की जो सॉइल स्ट्रक्चर किस प्रकार का है, वहाँ वो फसल उत्पादित होगी या नहीं होगी ये भी डिपेंड करता है। भाई जैसे जीरा है वो जनरली पश्चिमी राजस्थान में अधिक बोया जाता है। जोधपुर से लेके सिरोही जालौर तक का जो बेल्ट है उसमें जीरा या क्यूमिन प्रोडक्शन अधिक होता है। बाकी राजस्थान में जीरे को प्राथमिकता नहीं दी जाती। ईशब वगैरह है वो राजस्थान में मुख्यतः ये जोधपुर से नीचे वाला जो बेल्ट है, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, इस वाले एरिया में ईशब एक क्रॉप्स होती है, जो जनरली आप लोगों का मेडिसिन में नाम सुना हुआ होगा कि ईसबगोल, जो कि दोनों ही कंडीशन में काम आता है अपने। जब पेट जाम होता है, यानी जनरली जब अपने होता है ना कि एक तो लूज मोशन की कंडीशन में भी उसको यूज किया जाता है उस समय, उसको दही के साथ। और जब कब्ज की समस्याएं होती हैं तो उस समय उसको किसके साथ यूज किया जाता है, दूध के साथ। तो दोनों तरफ वो मेडिसिन यूज होती है, तो एक मेडिसिनल क्रॉप्स होती है। मेडिसिनल क्रॉप्स बहुत सारी हैं अपने यहाँ राजस्थान के अंदर। मुख्यतः जो मेडिसिनल क्रॉप्स है उसमें एक अफीम की जो खेती है, तो अफीम भी अपने आप में मेडिसिनल, जो गवर्नमेंट जो उपज करवाती है वो एज ए मेडिसिनल जो यूजेज है उसके पर्पज से करवाती है। वो तो क्या प्रोडक्शन जो एक्सिस जो दिखाया जाता है या अधिक जो दिखाया जाता है, तो सीमित जो एक क्राइटेरिया होता है वो तो उतना ही दिखाता है, बाकी जो एक्सिस होता है वो सप्लाई होता है। भाई कुछ समाज हैं जिनके अंदर ये मनुहार का तरीका भी है। अपने पश्चिमी राजस्थान में होता है ना, कई बार कुछ फैमिलीज में है जहाँ नशे मनुहार के तौर पे या स्वागत या आओ भगत के तौर पे पेश किए जाते हैं। ये हालांकि ट्रेडिशन है, उनकी परंपराएं हैं, इसका वो फॉलो करते हैं इन चीजों को। हाँ जी, आ जाओ टॉपिक में आ जाओ वापस। नेक्स्ट अगला हेडिंग माही मैदान के बाद में अगला हेडिंग बी और बी वाला, बनास एंड बाणगंगा प्लान, बी पॉइंट। नेक्स्ट स्टेप बनास एवं बाणगंगा मैदान। देखो इसमें दोनों ही मैदानी भाग हैं। जैसे ये राजस्थान में मैंने एक पहाड़ी करवाई थी, आपको ध्यान हो तो, खमनौर हिल्स। खमनौर के ऊपर दिवेर, दिवेर के ऊपर बिजराल, तीन पहाड़ियों का सीक्वेंस बताया था। खमनौर पहाड़ी से ओरिजिन होता है बनास का। राजसमंद से हल्का सा पार्ट उदयपुर चित्तौड़ का क्रॉस करते हुए ये, यानी राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़, उसके बाद में ये जाती है भीलवाड़ा। तो ये वो जिले हैं जो आपको ध्यान हो तो अपन ने लिखे हैं मेवाड़ के अंदर। मेवाड़ में चार जिले लिखवाए थे, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़ और उसके ऊपर भीलवाड़ा। तो इस वाले एरिया को ये क्रॉस करती है, मेवाड़ वाले हिस्से को। इसके बाद में जाती है मैदानी भाग की और हल्का सा अजमेर को क्रॉस करते हुए, अजमेर, टोंक एंड सवाई माधोपुर। तो इस तरीके से बनास के एरिया के अंदर, राजस्थान के अंदर अगर देखा जाए तो अभी तक सबसे ज्यादा जिलों को क्रॉस करने वाली नदी के रूप में माना जाता है। पहले तो इसमें 6 जिले लिखे जाते थे, लेकिन अब सैटेलाइट सर्वे में उदयपुर का कुछ हिस्सा और इसमें बताया गया है। इस कारण वर्तमान में इसमें कितने जिले होते हैं, 7। ये चेंजेस हुए हैं ज्योग्राफी में, उसमें एक बनास में भी चेंज हुआ है। अब ये मैदान मुख्यतः अरावली के पूर्व में स्थित, जैसे अभी माही को लिखा था ना राजस्थान के दक्षिण में, बनास वाला मुख्यतः अरावली के ईस्ट में है। और फिर इसके ईस्ट में आगे की ओर चलोगे तो जयपुर, जयपुर के ईस्ट में चलेगा दौसा, और दौसा के ईस्ट की ओर चलोगे तो भरतपुर। तो मुख्यतः इस साइड में यूपी की ओर जाने वाली जो नदी है बाणगंगा, हालांकि पानी की कमी होने के कारण ये यमुना तक नहीं जाती, यमुना से पहले ही समाप्त हो जाएगी, भरतपुर तक भी प्रॉपर नहीं पहुंच पाती। भरतपुर में एक डैम बना हुआ है, अजान डैम, जो पक्षियों की जान है लेकिन खुद में जान नहीं है उसमें। यानी जो केवलादेव घना पक्षी विहार है वो मुख्यतः किस डैम पे डिपेंड है, अजान बांध पे, लेकिन अजान में खुद में भी पानी नहीं है।
तो उसको यमुना से लिंक किया गया है, और एक ही साइड में जो करौली है वहां से पांचना डैम से। तो एक तो यमुना लिंक नहर से जोड़ दिया गया है, और एक पांचना डैम गंभीर नदी से। तो ये आगे हम जब रिवर्स पढ़ेंगे तब आएगा ये। तो वर्तमान में ये जो नदी है भरतपुर केवला अजान तक भी नहीं पहुंच पाती। तो ये बाणगंगा नदी पहले तो यमुना ड्रेनेज सिस्टम में यानी बे ऑफ बंगाल में काउंट हुआ करती, अब ये इनलैंड रिवर में काउंट होती है। तो इसका मैदान भी मुख्यतः अरावली के ईस्ट में ही है। तो बनास और बाणगंगा का मैदान मुख्यतः अरावली के पूर्व में स्थित, जैसे लूनी बेसिन होता है ना अरावली के पश्चिम में, तो इसमें लिखेगा बनास एवं बाणगंगा का मैदान अरावली के पूर्व में स्थित। बनास एवं बाणगंगा के मैदान अरावली के पूर्व में स्थित। द प्लेन्स ऑफ बनास एंड बाणगंगा are located to the east of Aravali. The plains of Banas and Banganga are located to the east of Aravali. बनास एवं बाणगंगा के मैदान अरावली के पूर्व में स्थित। अब इनमें डिस्क्राइब करेंगे वन बाय वन। तो फर्स्ट हेडिंग इनमें से लीजिएगा बनास मैदान। ये दो भाग है इसमें। फर्स्ट हेडिंग बनास मैदान। तो इसमें वो डिस्क्रिप्शन वापस लिखने की आवश्यकता नहीं है कि अरावली के पूर्व में, तो अभी बताया कि दोनों ही अरावली के पूर्व में ही है। माही था वो राजस्थान में, मुख्यतः राजस्थान के सदन में था ये वाला। तो माही के पूर्व में जो मैदानी भाग है उसमें जो बनास वाला जो एरिया है, जो कि अभी आपको बताया था खमनोर हिल्स, इस वाले राजसमंद वाले एरिया से, और ये नदी मुख्यतः इस वाले भाग को यानी भीलवाड़ा तक जो कवर करती है, ये वाला जो हिस्सा है ये मुख्यतः इसका किस में आता है, मेवाड़ में। इसके बाद का जो मैदानी भाग है उसमें कुछ हल्का सा हिस्सा अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर, यहाँ तक जाके ऊपर वाले भाग में ये चंबल में मिलती है, यहाँ सवाई माधोपुर तक। तो बनास का एक हिस्सा इस साइड वाला सदर्न प्लेन, और एक इसका बनास का नदन प्लेन, यानी बनास का दक्षिणी मैदान, और ये इसका नॉर्थ प्लेन यानी उत्तरी मैदान। तो दक्षिणी मैदान तो इसका मेवाड़ में बन रहा है, तो इस भाग को तो हम कहेंगे मेवाड़ का मैदान। ये तो आपको पहले बताया हुआ भी है, जहाँ जिस एरिया में गोहिल वंश ने शासन किया था वो एरिया मेवाड़ होता है। तो इसमें नाम में ऐतिहासिक नाम दिया गया है दक्षिणी मैदान को, मेवाड़ क्षेत्र, गोहिल डायनेस्टी वाला एरिया है, इस कारण इसको मेवाड़ प्लेन। और आगे वाला जो मैदानी भाग है नदन प्लेन, उस उत्तरी भाग को नाम दिया गया है मालपुरा करौली मैदान। मालपुरा करौली प्लेन, उसका कारण यह है कि जो उत्तरी मैदानी भाग है उसका विस्तार इस साइड में टोंक के मालपुरा से लेकर और आगे करौली के बीच में है। तो ये नदी ना तो इस साइड में मालपुरा में आती है और ना आगे करौली में जाती है, दोनों ही जगह नहीं जाती। तो ये दोनों जो पॉइंट हैं ये सिर्फ इंडिकेशन पॉइंट है, ऊपर वाले मैदान को इंडिकेट करते हैं कि ऊपर वाला जो मैदान है वो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में है, मालपुरा और करौली के बीच में। इस कारण इसको बोला गया है ऊपर वाले को मालपुरा करौली प्लेन। तो इस मेवाड़ प्लेन को अगर कोई देख के लिखना चाहे कि मेवाड़ का मैदान कहाँ पर है तो लिख सकता है कि मेवाड़ का मैदान उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, यानी जिसका हिस्ट्री पढ़ा हुआ है वो लिख सकता है।
मालपुरा करौली के मैदान को देखकर अगर लिखने का प्रयास किया तो गलत जाएगा। ये मालपुरा करौली का मैदान मालपुरा एवं करौली में दोनों में ही नहीं है। तो इसका मीनिंग सिर्फ ये इंडिकेशन पॉइंट है, यानी इन स्थानों को सिर्फ इंडिकेट किया गया कि इन दोनों के बीच में है। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ये बताया गया कि इस कारण इसको मालपुरा और करौली के बीच का मैदान बोला जाता है। तो ये सिर्फ इंडिकेशन पॉइंट है, ना कि इसका एक्सटेंशन या विस्तार वाला। जबकि यहाँ जो लिखा है वो इसके विस्तार वाला एरिया होता है। तो ये एग्जाम में प्रयास करते हैं ऊपर वाला पूछने का कि मालपुरा करौली का मैदान किस जिले में है। तो उसमें एक ऑप्शन करौली भी होता है, लेकिन करौली इसका विस्तार मुख्य बनास नहीं जाती वहां पर। तो इसमें लिखेगा बनास के मैदान को अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में बांटा जाता है। डायग्राम बना रहे हो क्या पहले? इसमें जो एस प्लेन लिखा है यानी दक्षिणी मैदान है, साउथ प्लेन। और ये इसका नॉर्थ प्लेन या उत्तरी मैदान। तो बनास के दक्षिणी मैदान को मेवाड़ का मैदान एवं उत्तरी मैदान को क्या कहा जाता है? मालपुरा करौली का मैदान। हाँ जी, कंप्लीट हो गया। बनास का फ्लो अगर आप देखो तो ये लूनी के बिल्कुल अपोजिट होता है। लूनी का जो स्लोप या ढाल होता है वो होता है नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट। डेजर्ट का जो स्लोप देखा था ना अपन ने, राजस्थान के पूर्वी मैदानों का ढाल अपोजिट होता है। ये नदियां मुख्यतः साउथ वेस्ट से स्टार्ट होकर नॉर्थ ईस्ट की ओर चलती हैं, यमुना की तरफ। यानी बनास को अगर आप देखोगे तो इसका जो स्लोप है वो कुछ इस तरीके से रहता है। डिवाइड करोगे तो डायरेक्शन निकलेगी इसमें फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। जबकि डेजर्ट में अपोजिट था, डेजर्ट में ढाल होता है नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, उत्तर पूर्व से और दक्षिण पश्चिम की ओर। तो जैसा कि आपको बताया था, किसी भी ज्योग्राफिकल एरिया का ढाल वहां के ड्रेनेज सिस्टम के अकॉर्डिंग चलता है, नदियों के अकॉर्डिंग। इसमें लिखेगा अध्ययन की दृष्टि से बनास के मैदान को दो भागों में बांटा जाता है। अकॉर्डिंग टू स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू, अध्ययन की दृष्टि से बनास के मैदान को दो भागों में बांटा जाता है। अकॉर्डिंग टू स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू, बनास प्लेन डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स। अध्ययन की दृष्टि से बनास के मैदान को दो भागों में बांटा जाता है। दो भाग डायग्राम में जैसे लिखे ना, एक मेवाड़ और एक दूसरा मालपुरा करौली। दो भागों में बांटा जाता है। उस फैक्ट को अंडरलाइन कर दीजिए जो लिखा आपने।
अब उसमें एक भाग तो कौन सा है? मेवाड़ प्लेन। मेवाड़ मैदान की डेफिनेशन जो भी है और फिर उसका विस्तार। फिर सामने वाला जो हिस्सा है ये बनास का अपोजिट यानी जो उत्तरी मैदान कौन सा भाग है? मालपुरा करौली। मालपुरा करौली मैदान उसके डेफिनेशन है वो, उसके बाद में उसका विस्तार। तो इसमें जो मेवाड़ प्लेन लिखा उसमें लिखेगा बनास के दक्षिणी मैदान को मेवाड़ का मैदान कहा जाता है। सदर्न प्लेन ऑफ बनास इज नोन एज मेवाड़ प्लेन। जिस और सदन में बनास रहती है वो हिस्सा मेवाड़ का है, इस कारण ये मैदान अपने आप में मेवाड़ प्लेन के रूप में फेमस है। तो सदर्न प्लेन ऑफ बनास इज नोन एज मेवाड़ प्लेन। तो दोनों डिवीजन जो लिखे हैं मेवाड़ में डेफिनेशन लिखनी है, बनास के दक्षिणी मैदान को मेवाड़ का मैदान कहा जाता है। इसी में नेक्स्ट लाइन में लिखो विस्तार। तो विस्तार में मेवाड़ के जो मुख्य जिले आपको पहले लिखवाए हुए वो लिख दीजिए। उदयपुर, उदयपुर के ऊपर कौन सा बताया हुआ है? राजसमंद। फिर उदयपुर के सामने वाला चित्तौड़ और उसके ऊपर वाला भीलवाड़ा। तो दो दो के ग्रुप में याद रखो, उदयपुर राजसमंद, नेक्स्ट चित्तौड़ भीलवाड़ा। विस्तार में एक्सटेंशन वाले पार्ट में लिखिए उदयपुर राजसमंद, चित्तौड़ एंड भीलवाड़ा। तो ये मेवाड़ आपका पहले कवर किया हुआ है, वो वाले डिस्ट्रिक्ट लिखे हैं अपन ने यहाँ नीचे। फिर नेक्स्ट लिखिए मालपुरा करौली प्लेन, मालपुरा करौली का मैदान। तो अभी जो आपने डेफिनेशन लिखी उसका अपोजिट लिखना है। तो अभी लिखा था अपन ने बनास का दक्षिणी मैदान, अब लिखेंगे बनास का उत्तरी मैदान। मालपुरा करौली में लिखिए बनास के उत्तरी मैदान को मालपुरा करौली का मैदान कहा जाता है। नदन प्लेन ऑफ बनास इज नोन एज मालपुरा करौली प्लेन। बनास के उत्तरी मैदान को, तो यहाँ जो डायरेक्शन है उनको अंडरलाइन कर दीजिए, क्योंकि डायरेक्शन के अकॉर्डिंग डिफाइन हुआ है कि सदर्न वाला है वो मेवाड़ की तरफ है, नॉर्थ वाला है वो मालपुरा करौली के बीच में। तो एक में उत्तर को अंडरलाइन कर दीजिए और एक में दक्षिण को। तो दक्षिण वाला है मेवाड़ एंड नदन प्लेन ऑफ बनास इज नॉन एज मालपुरा करौली। और माल किस में होता है? एटीएम्स में। तो विस्तार के अंदर इसमें जो डिस्ट्रिक्ट आएंगे वो रहेंगे ए टी एम, एम के ऊपर एस लगा के। तो इसके एक्सटेंशन और विस्तार के जो जिले हैं अजमेर, टोंक एंड सवाई माधोपुर। तो विस्तार में लिखे, ब्रैकेट में शॉर्ट में लिख दो इसमें एटीएम्स, बाद में जो डिस्ट्रिक्ट है उनके मीनिंग अजमेर, टोंक एंड सवाई माधोपुर। उधर वाला जो मेवाड़ वाला जो एरिया है, मेवाड़ के राजाओं ने अपने आप को हजारों वर्ष तक स्वतंत्र या मुगलों से आजाद बनाए रखने के लिए खूब युद्ध किए। और युद्ध के अंदर क्या किया था? इन्होंने रक्त बहाया था। रक्त में क्या निकलती है? तो ये जो मेवाड़ का मैदान है जो अपने रक्त के लिए फेमस है, हल्दी घाटी का भी मैदान है ना जहाँ, तो वो मैदान है राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़। अब एक नया जिला और ऐड हुआ है इसमें, उदयपुर। तो हालांकि मेवाड़ का मीनिंग लिखवाया हुआ है तो वहां पे वो जिले याद रख लेना। मेवाड़ का, मारवाड़ा, मेरवाड़ा का और मारवाड़, इन सब का मीनिंग आपको लिखवाया तीनों का। अब अगला हेडिंग डालिएगा। सेकंड वाले में एक पार्ट और बचा हुआ है अभी आपका, बनास कंप्लीट। अच्छा, बनास के अंदर ये जो दोनों मैदानी भाग हैं, बनास में चाहे मेवाड़ का या चाहे मालपुरा का, इस मैदानी भाग में मुख्यतः एक मिट्टी पाई जाती है, सोइल मिलती है, ब्राउन सोइल, भूरी मिट्टी।
अपने जो ग्रेवल होता है, बजरी होती है, उस बजरी का रंग कैसा होता है? बजरी जो होती है वो अपने लाइट लाइट ब्राउन होती है, हल्की भूरी होती है, हल्का भूरा रंग होता है बजरी का। राजस्थान की जो बनास की बजरी है वो काफी ज्यादा फेमस है अपने कंस्ट्रक्शन में या निर्माण काम में, जैसे घर बनाते हैं तब काम में ली जाती है। सिर्फ इस एरिया में नहीं, पूरे राजस्थान में फेम मिली हुई है। तो यहाँ पे मुख्यतः ग्रेवल का काम काफी अधिक होता है, बजरी का। जब प्रतिबंध लगा हुआ रहता है तब भी इलीगल प्रोडक्शन होता है इस एरिया में, काफी ज्यादा टोंक के आसपास वाले एरिया में। तो ये वाली जो नदी है इसका मैदान मुख्यतः भूरी मिट्टी के लिए फेमस होता है। उसमें चाहे मेवाड़ का मैदान हो चाहे मालपुरा करौली, पूरे मैदान में मुख्यतः भूरी, जैसे माई के मैदान में लाल चिकनी मिट्टी, रेड लोमे सोइल, वैसे बनास के मैदान में मुख्यतः भूरी मिट्टी। तो ये बी और बी वाला कॉम्बिनेशन याद रखना, बी फॉर बनास, बी फॉर ब्राउन। बनास के मैदान में कैसी मिट्टी है? ब्राउन सॉइल। तो इसमें एक लास्ट में मिट्टी वाला पॉइंट और लिख देना, दोनों मैदानों के बारे में लिखने के बाद में सोइल में लिखेगा। बनास के मैदान में मुख्यतः भूरी मिट्टी पाई जाती है। ब्राउन सॉइल इज मोस्टली फाउंड इन बनास प्लेन। बनास के मैदान में मुख्यतः भूरी मिट्टी पाई जाती है, मुख्यतः भूरी मिट्टी पाई जाती है। ब्राउन सॉइल इज मोस्टली फाउंड या मेनली फाउंड इन बनास प्लेन। तो इस बी वाले पॉइंट में जो बनास वाला पार्ट था ये तो कंप्लीट हो गया है। ये सेकंड पार्ट बचा हुआ है, तो ये तो अपने फर्स्ट में किया है बनास, तो सेकंड लिखिए बाणगंगा प्लेन। बाणगंगा मैदान। तो बाणगंगा मैदान वाला जो हिस्सा है वो मुख्यतः कुछ पार्ट अपना जो जयपुर का पार्ट है उसको, जयपुर के ईस्ट में जिला कौन सा आता है? दौसा। दौसा ही बाद में जाके नदी कहाँ समाप्त होती है? केवला देव के अंदर, भरतपुर के अंदर। बाकी प्राचीन मार्ग तो इसका यहाँ आगे यमुना तक था, तो यमुना तक तो वर्तमान में नहीं पहुंच पाती है। तो बनास और बाणगंगा के बीच का जो क्षेत्र है इस एरिया को अपन रोही मैदान भी कहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी जगह होती है ना जहाँ पशु वगैरह चरते हैं, उन एरिया को रोही एरिया बोलते हैं अपन। तो राजस्थान में बाणगंगा का जो मैदानी भाग है ये मुख्यतः रोही के मैदान के नाम से भी फेमस है। तो इस साइड में जयपुर, जयपुर का कुछ हिस्सा जो बैराठ वाला है वो एक नए जिले के रूप में आ गया, कोटपुतली बहरोड। इस कारण बनास के बेसिन में अब एक नया जिला और ऐड होगा। जयपुर का एक हिस्सा जो अलग हुआ है बैराठ और, सॉरी, कोटपुतली और बहरोड का हिस्सा। तो उसमें जयपुर का कुछ भाग तो है आज भी, क्योंकि बनास की जो अधिकतर जो ट्रिब्यूटरीज थी वो जयपुर की ओर से ही जाती। अब जयपुर वाले एरिया में अधिकांशतः पॉपुलेशन बढ़ने के कारण, क्योंकि राजस्थान में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी जयपुर में ही है, कारण एक तो उपजाऊ मैदान है बनास का यहाँ, क्योंकि राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा उपजाऊ मैदानों में से बनास का मैदान एक। यहाँ पे मुख्यतः जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ज्यादा डेवलप हुआ है, रोजगार की सुविधाएं हैं वो मुख्यतः जयपुर के आसपास अधिक है। इस कारण जयपुर और मुख्यतः इस साइड में जो बनास वाला जो मैदानी भाग है इस साइड में इंडस्ट्रियलाइजेशन बेटर है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अधिक डेवलप हुआ है, एम्प्लॉयमेंट या रोजगार की सुविधाएं अधिक हैं, एजुकेशन इस एरिया में बेटर है। तो सारे ही कारण है कि यहाँ पॉपुलेशन है वो अधिक जमाव हुआ है, और अधिक जमाव के कारण इस मैदानी भाग की जो डेंसिटी है, घनत्व है, वो सबसे ज्यादा माना जाता है। जैसे आगे आप एक टॉपिक पढ़ोगे पॉपुलेशन वाला, उसके अंदर एक टॉपिक आएगा अपना पॉपुलेशन के अंदर एक पॉइंट आएगा डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी जनघनत्व है। जनघनत्व का मीनिंग होता है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। तो जयपुर के अंदर राजस्थान में सबसे ज्यादा डेंसिटी माना जाता है 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और राजस्थान के वो 4 जिले जहाँ घनत्व सबसे ज्यादा है वो है जबड़ा। जैसे अपने छोटे से जबड़े में अपनी 32 सेट होती है,
एक छोटा सा जबड़ा होता है और उसमें अपने 32 ही होती है। उसी तरीके से राजस्थान के जबड़े में अधिकांश जनसंख्या है। जबड़ा, जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर। अगर आप अलवर को हटा दें तो बाकी तीनों जिले हैं वो बाणगंगा के। जयपुर बाणगंगा में आता है, भरतपुर बाणगंगा में आता है, दौसा बाणगंगा में। तो राजस्थान में मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ बाणगंगा के मैदान में। जैसे जयपुर वाला डेटा भी मैंने आपको बताया था, 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। दोस्त जबड़ा में 20 सेकंड पे ये आता है, यहाँ पे 503 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। दौसा का जो डेंसिटी है वो लगभग 476 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अलवर वाला एरिया, अलवर में हालांकि बाणगंगा नहीं जाती, उस एरिया में भी डेंसिटी अच्छा है। 76 का आधा कितना होता है? 38, तो 438। तो राजस्थान में 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले किसके पास हैं? बाणगंगा के मैदान के पास। और 400 से अधिक जो बाकी जो बच गए वो भी मुख्यतः बाणगंगा, एक तो दौसा और एक बाणगंगा ही मैदान के पास एक और है अलवर। तो राजस्थान में 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले कितने हैं? 2 हैं। और 400 से अधिक, 400 से अधिक 4। 400 से अधिक में उसको भी काउंट करेंगे जो 500 से अधिक है। तो 400 से अधिक केवल 400 वाले को ही काउंट नहीं करेंगे। भाई आप तो वही हिसाब किताब लगा रहे हो जो गांव की एक ताई ने लगाया था। भाई उनका बेटा कह के गया था कि माँ ये पशु है कोई, अगर कसाई खरीदने के लिए आए तो 1000 रुपए से कम में मत बेचना। पीछे से उस पशु को खरीदने के लिए कोई बकरा वकरा था और कसाई ने आते ही उस पर हाथ रखा और उनको लगा कि मालदार है। ये कसाई देखते ही हाथ से उठा के पता लगा लेता है। तो फिर जैसे ही ताई ने देखा तो यह हाथ 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 हटा, तुरंत हटा। तो कहा कि बता कितने पैसे? तो उसने बता, तू बता ताई कितने चाहिए? कि नहीं नहीं पहले तू बता। तो उसने कहा कि पूरे 1500 रुपये दूंगा, 1000 से 1 रुपया कम नहीं लूंगी। भाई उसको यह लगा कि बेटे जो बता के गया है वो अधिकतम बता के गया है, तभी बेटे ने आंकलन कम किया था। वही है 400 से ऊपर 4। तो बाणगंगा की डेफिनेशन लिखिएगा मैदान की, एक लाइन तो लिख लो। बाणगंगा के मैदान को रोही का मैदान कहा जाता है। बाणगंगा प्लेन इज आल्सो नोन एज रोही प्लेन। बाणगंगा के मैदान को रोही का मैदान भी कहा जाता है। बाणगंगा के मैदान को रोही का मैदान भी कहा जाता है, इसमें लिखा था अपने शब्द। बाणगंगा के मैदान को रोही मैदान भी कहा जाता है, जिसका विस्तार, जो डिस्ट्रिक्ट है वो लिख दो। दिस प्लेन इज एक्सटेंड इन जयपुर, दौसा, भरतपुर, और एक नया जिला और बना वो लास्ट में ऐड कर दो, कोटपुतली बहर रोड। इस मैदान का विस्तार जयपुर, दौसा, भरतपुर एवं कोटपुतली बहर रोड में है। दिस प्लेन इज एक्सटेंड इन जयपुर, उसके ईस्ट में क्या है? दौसा, जयपुर, दौसा, भरतपुर एंड कोटपुतली बहर रोड। फिर एक मिट्टी और एक करेक्टरिस्टिक्स विशेषता और बची हुई है, बाद में कल लिखवाएंगे हम।